ये बॉल आपने इस पे फेंक के मारी और कुछ देर में वो यहाँ पे पहुंचेगी और कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगी। शीशे के सामने आप खड़े हो तो आपको आप सीधे दिखाई दोगे? नहीं दिखाई दोगे। क्यों? थोड़ा फ्लिप करके दिखाई दोगे, इन्वर्ट हो जाती है। एक तो आपके पास ये आया है, एक आपके पास ये आया है, ठीक है। इन्हीं दोनों पीसेस को लेके अब हम हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। अब जब आप साइन आई और साइन आर निकालोगे ना, कैलकुलेट करो, तब भी वो के ही आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं हमारे साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर। केमिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो जरूर देखो। आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से लेते हुए चलेंगे। एग्जाम्स आपके बहुत करीब आ चुके हैं, तो वन शॉट की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ लेक्चर खत्म होने के बाद करा रहे हैं। तो आज हम करेंगे हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि लाइट कैसे कैसे वर्क करती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो आपने इतना पढ़ ही रखा होगा, जानते हो बचपन से कि शीशे में जो आप देखते हो रिफ्लेक्शन होती है, पर उसमें भी कई तरीके की होती है रिफ्लेक्शन। और एक नई चीज इंक्लूड होगी, रिफ्रैक्शन, जो आज तक आपने शायद ही मुश्किल ही पढ़ी हो या सुना हो, पर आज हम उसको अच्छे से जानेंगे कि कैसी मजेदार सी चीज है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कैसे लाइट के साथ ये कॉम्बिनेशन करके चैप्टर में इंक्लूड करी गई है। यहाँ पे हम तरह तरीके के मिरर्स, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से पूरा लेक्चर लेते हुए चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वन शॉट के अंदर हम आज भी वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो है हमारे चैप्टर की, वो है लाइट। क्या होती है लाइट? क्या जो आप देख रहे हो, टॉर्च से जला देते हो, सूरज की रोशनी आ जा रही है, घर में लाइट्स जो लग रही है, वही तो लाइट है। और क्या लाइट है, कैसे, मतलब थोड़ा एक उसको अब हम साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। थोड़ा फिजिक्स हमारी है तो फिजिक्स में तो हमको लॉजिक ही चाहिए, फैक्ट चाहिए ना, फिजिक्स तो उसी के बेस पे चलती है। तो चलिए देखते हैं। तो लाइट इट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। क्या मतलब है इसका? इसका इतना ही मतलब है कि आपको देखने में हेल्प करती है जो चीज, वो है लाइट। मानो आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, हम दोनों खड़े हैं, आप और मैं हूं। इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो कि अंधेरे कमरे में आप और मैं हैं। आपने आंख बंद करके तो अंधेरा तो वैसे ही लग ही रहा होगा। उसके बाद अब आप सोचो कि मैं आपको दिख रहा हूं क्या उसके बाद? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? अंधेरा इतना है। जब तक कोई लाइट का सोर्स नहीं होगा, कोई बल्ब ना जले या कोई कैंडल या ऐसे कोई भी लाइट का सोर्स ना आ जाए, तब तक आप मुझे या मैं आपको नहीं दिख पाऊंगा। तो वही लाइट क्या करती है, हमको देखने में हेल्प करती है। और लाइट भी जो होती है वो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है। एक तो होता है आपका ल्यूमिनस, एक होता है आपका नॉन ल्यूमिनस। अब आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ये क्या होते हैं? ये आपने 8th क्लास की साइंस में ही पढ़ा होगा। 8th क्लास में थोड़ा फिजिक्स को रिलेट करते हुए चलते हैं, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो बच्चे फोकस नहीं करते हैं, पर हम हैं आपको बताने के लिए, चिंता मत करो कि ल्यूमिनस क्या होता है। वो ऑब्जेक्ट्स या वो ऐसी चीजें जिनकी खुद की एनर्जी हो लाइट एमिट करने की, जिन पे खुद ताकत हो, जिनकी खुद ही लाइट हो, बेसिक टर्म्स में बोले जो खुद ही अपनी लाइट फेंकते हो, वो होगा आपके ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जो खुद की लाइट नहीं होती जिन पे, पर दूसरों की लाइट लेके चलते हैं, कुछ इसी तरीके से, और रिफ्लेक्ट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ल्यूमिनस के कुछ एग्जांपल देते तो आपको अच्छे समझ आएगा। ल्यूमिनस में सबसे पहले आपका हम एग्जांपल ले लेते हैं सन, और नॉन ल्यूमिनस हमारा हो गया कोई रेंडमली ले लेते हैं, और डोर ले लेते हैं। आपके घर का कोई दरवाजा है, क्या वो ल्यूमिनस है? हाँ, प्लास्टिक का पेंट हो रहा होगा तो आप कहोगे सर ये भी तो चमक मार रहा है। अरे नॉर्मल लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी का कुछ भी मानो, कार्डबोर्ड मानो, जरूरी थोड़ी कि आप मेरी बात पे एक्सेप्शन लेकर आओ। चलो और एग्जांपल देखते हैं। इसका कोई ले लेते हैं कैंडल। और नॉन ल्यूमिनस में आप बथेरी चीजें हैं, ट्री ले लो, आपकी स्किन हो गई, वो भी क्या चमक मार रही है? मतलब सोने वोने के बने हो क्या है, वो भी चमक मार रही है? ऐसा नहीं है। ल्यूमिनस जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती, ना रोशनी को फैला पाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस तो ये हो गए आपके डोर, ट्रीज के लिए सारे हो गए। ल्यूमिनस में आप मून भी ले सकते हो। क्यों? उसकी खुद की रोशनी तो नहीं होती। सब बहुतों को लगता होगा कि चांद तो चमकता है रात के टाइम। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे वो खुद नहीं चमकता। जब उस पे सूरज की रोशनी आके पड़ती है ना, कि जैसे यहाँ पे सन है आपका, यहाँ पे आपका मून है, यहाँ पे आप खड़े हो, देखो छोटे से प्यारे से आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चमकता हुआ कैसे दिख रहा है? जब सन अपनी रेज इस पे मार रहा है तो रिफ्लेक्ट होके जब आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो आपको लगता है कि इससे ही रोशनी आ रही है, तो आपको चांद चमकता हुआ दिखता है। एक्चुअली वो उसकी कोई रोशनी नहीं है। अगर यहाँ पे सन हो ही ना,
एग्जिस्ट ही ना हो यहाँ पे, सन कहीं हो या किसी और चीज से कवर हो जाए, किसी प्लेनेट की वजह से, जिसकी रोशनी चांद तक ना पड़े, तो चांद आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, और कैसे 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 एग्जाम्पल है इसके। लाइट क्या होती है? एक ऐसा ही रेज होती है जो आके कहीं पे भी बाउंस बैक करती है, तब आप उसको देख पाते हो। कुछ इसी तरीके से चलती है। तो एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई पॉलिश्ड सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉलिश सरफेस ले ली, ठीक है। पॉलिश भी मार देते हाथों हाथ। कहीं आपको सर पॉलिश चाहिए तो स्ट्रेट लाइन है, लो जी, इस पे पॉलिश भी मार दी हमने। अब इस पे पॉलिश भी मार चुके हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लाइट फेंक के मारते हैं। ये गई। एक काम करते हैं, थोड़ा क्वालिटी के तरीके से बनाएंगे ना, आपको भी अच्छे से आए मजा पड़ने में। ये हमने लाइट फेंक के मारी और ये बाउंस बैक होकर इधर को आने लगी। यहाँ पे आप खड़े हो छोटे से मासूम से, देखो तब आपको ये चीज दिख रही है। कोई भी चीज आपको तभी दिखती है जब उस पर कोई लाइट आके बाउंस बैक करे, उस पर जाके रिफ्लेक्शन मारे, वो चीज तब आपको इजीली आप देख पाओगे, उसको समझ पाओगे, आपका ब्रेन उसको मेमोराइज कर पाया कि है क्या चीज। अब ये तो चीज रही कि आप देखोगे कैसे, समझो कैसे, ब्रेन कैसे मेमोराइज करेगा, वो इसका अगला ही चैप्टर है आपका आईज वाला, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला, जो एनसीईआरटी ने जस्ट इसके बाद दे रखा है। और ऐसे ही सीक्वेंस में दे रखा है ताकि जब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब जाके आपको वो वाला चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, जिसमें आप बस आइस के बारे में ही पढ़ोगे। तो चलो वो तो रही बात की बात, जब हम नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे इसके बाद, तो उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे वाला चैप्टर भी। उससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे लाइट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि लाइट भी हमारी तरीके से चलती है। अच्छा, बचपन में आपने वो खेला होगा कि जो लेजर बीम आती है, हरी लाल रंग की आती है, छोटी सी होती है इतनी सी, तो उसको आप ऐसे जला के एक दूसरे के ऊपर मार देते हैं, एक बीम फेंकती है। वो क्या होता है? वही आपकी सिंपल एक बीम है, एक रे है। रे ऑफ लाइट क्या होती है? A ray of light always travel in a straight line unless it encounters an obstacle, या फिर कोई भी सब्सटेंस आपका, जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। जैसे आपने एक रे ऑफ लाइट मारी है, आपके हाथ में वही लेजर लाइट है, आपने उसको ऐसे ऑन करा, ऑन करने के बाद आप क्या करते हो, कई बार आसमान में फेंक के मारते हो, और आप देखते हो कितना जा रहा हो, तो चांद पे मार के देखता हूँ, तारों में मार के देखता हूँ, अरे दिख भी नहीं रही, कहां तक जा रही है। वो कैसे दिखेगी आपको? वो तब तक नहीं दिखेगी कहां तक जा रही है, जब तक वो किसी चीज के कांटेक्ट में आए या किसी चीज से टकरा ना जाए। या फिर क्या होगा कि दूरी चलते चलते थोड़ा दूर जाते जाते ना उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती जाती है, तो वो वहीं पे डिसअपियर हो जाती है। कुछ इसी तरीके से उसकी रे होती है। पर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे मारा, आपका दोस्त चल के जा रहा है, आपने उसी के चेहरे पे लगा दिए, गुद्दी उद्दी पे मार लो, तो वो आपको कांटेक्ट में आ रहा है ना, कोई चीज उसके कांटेक्ट में आ रही है, तब आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ जाके वो एंड हो रही है। तो जब वो तक किसी कांटेक्ट में ना आए, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। वो ऐसी चीज होती है आपकी रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होती है? जब ऐसे आप 5-6 रेजर लाइट हाथ में लेके चलाओ ऐसे करके, होता है ना कि दिवाली में आप घर के बाहर लगाते हो बल्ब से, कि जैसे आपने स्टार्ट करा तो रंगोली सी बनाता है, मस्त कार्टून जैसा चल रहा है, उसमें रंगोली घूम रही है, गोल गोल इधर उधर नाच रहे हैं, तारे दिख रहे हैं। वो क्या है? वो आपकी बीम ऑफ लाइट ही तो है, कि जब आपकी रे ऑफ लाइट एक बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन में आ जाए, पूरे कॉम्बो में आ जाए, भीड़ इकट्ठी करके। अ बीम ऑफ लाइट इज एन कलेक्शन ऑफ मैनी लाइट्स रेज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सारी सेम डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, तभी वो बीम होगी। कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, ऐसे सारी स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगी, एक से सबकी डायरेक्शन सेम है, सारे एक ही तरफ को जा रही है। ये तो हो गई आपकी बीम ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट आपकी हो गई सिंपल एक रे जो होती है, ये सिंपल आपकी रे ऑफ लाइट हो गई। और ये हो गई आपकी बीम ऑफ लाइट, या फिर कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट जो होती है आपकी बीम ऑफ लाइट। तो ये आप समझ गए होंगे कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। आगे चलते हैं कि इनमें भी कुछ तरीके से डिफरेंस करा गया है। जो बीम ऑफ लाइट है, इन्हीं से तो आपके वो बनेंगे, इमेजेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट्स जो है रिफ्लेक्शन मारेंगे, आप देख पाओगे। तो ये बीम ऑफ लाइट को लेके चल रहा है ना थोड़ा, तो उसी की भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो पैरेलल बीम होती है, जो आपकी नॉर्मल बीम ऑफ लाइट होती है, वो तो वैसे पैरेलल ही होती है, पर कभी कभार क्या करती है कि वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के फॉर्म में भी आती है। कैसे? कि सारी जो रेज है वो एक साथ जा रही हैं और एक जगह जाके इकट्ठी हो जा रही हैं, ऐसे करके, जैसे दिख रही है ना कि ऐसे करके सारी जा रही है, एक जगह जाके इकट्ठी हो जा रही है। तो ये हो गई आपकी कन्वर्जिंग या फिर कन्वर्जेंट बीम। जब तीन बहुत सारी रेज, एक पूरा कलेक्शन एक जगह पे जाके
कोलाइड कर जाए एक दूसरे, देखो यहाँ पे ये कोलाइड कर जा रहा है ना पूरा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो ये जो इसका सिंगल पॉइंट है इसी जगह पे ये कोलाइड कर जा रहा है इस जगह पे, तो ये आपकी कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया। ये सारी पूरी कलेक्शन जो है वो एक जगह जाके कांटेक्ट में आ जा रही है। और डाइवर्जिंग क्या हो गया, जब एक पॉइंट से निकलते हुए जा रही है, एक पॉइंट से ऐसे निकलते जा रही है ना सारी, इधर उधर जा रही है, इधर उधर रैंडमली डायरेक्शन में जा रही है। जैसे आपके कमरे का बल्ब है ना, वो भी एक डाइवर्जिंग बीम की तरह ही काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने सिंपली एक बल्ब ऑन करा तो पूरे कमरे में चारों तरफ फैला रहा है लाइट। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन एक लेजर लाइट की तरफ फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा, पूरे कमरे में रोशनी फैला रहा है। क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहा है, एक छोटे से पॉइंट से वो चारों तरफ इक्वली लाइट फैला रहा है। और कन्वर्जिंग कि आपका मान सकते हो कि आपकी टॉर्चेस होती है, या फिर आप कोई प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि बहुत सारी लाइट्स लेके करो। ये चीज को भी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम लेंसेज और मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये आपको अच्छे से और ज्यादा समझ आएगा कि आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता क्या है। बाकी ये आपका पैरेलल बीम है, जब सारी आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। मेजरली जब भी आपका एक टॉर्च जलाओ आप सिंपल, तो टॉर्च भी क्या होता है, लेजर लाइट, बड़ी लेजर लाइट की तरह काम करती है ना थोड़ी, कि एकदम स्ट्रेट जा रही रोशनी मारी, जब तक किसी कांटेक्ट में ना आए। कांटेक्ट में आती है पूरे कमरे में रोशनी फैला दी, वरना एकदम स्ट्रेट जाएगी। तो वो क्या है कि बहुत सारी रेस आपस में पैरेलल जा रही हैं, सारी की सारी एक साथ पैरेलल जा रही है। जो आपकी गाड़ियों की आगे हेडलाइट होती है ना, वो भी एक स्ट्रेट ही तो फेंकती है, रोड पे कांटेक्ट होने के बाद थोड़ी रोशनी फैलती जाता है, वरना एक स्ट्रेट टॉर्च की तरह जाती है। वो कैसे जाती है? क्योंकि बल्ब के आसपास क्या होता है ना कि ऐसे वो लगा देते हैं, स्क्रीन्स लगा देते हैं सिल्वर पॉलिश की, कि जैसे आपका बल्ब है, ठीक है, इसके आसपास ऐसे करके वो लगा देते हैं पॉलिश सरफेसेस चारों तरफ। कभी आप नोटिस करना कि आपके घर में जो गाड़ी होगी उसका जो हेडलाइट होती है उसके चारों तरफ ऐसे पॉलिश मिरर जैसे सरफेसेस लगती है। क्यों? क्योंकि जब इन पे टकराएगी इसकी रेस, तो टकराने के बाद सारी जो आती है वो पैरेलल होकर निकलती है और सारी एक साथ जाती है स्ट्रेट। ये आपका कलेक्शन पूरी बीम की जाती है, एक पैरेलल बीम जाती है जो आप एक स्ट्रेट टॉर्च की तरह रोड आपको देखने में मदद करती है। तो ये तो हो गई आपकी बीम्स के टाइप। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन जो हमारा मेन टॉपिक आता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, वो चीज अब हम देखते हैं कि किसी भी सरफेस से जब कोई लाइट बाउंस बैक कर जाए, आप इमेजिन करो कि यहां पे आपकी एक वॉल है, यहां पे आपकी एक वॉल है, ठीक है, थोड़ा कलर कर देते हैं अच्छा सा दिखे। ये आपकी एक वॉल है और अब आपने यहां से इस पे एक बॉल फेंक के मारी, ये बॉल आपने इस पे फेंक के मारी और कुछ देर में वो यहां पे पहुंचेगी और कुछ देर बाद यहां पे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जब आपने इसको फेंका दीवार पे तो ये ऐसे जाएगी सीधा टकराने दीवार पे, और फिर यहां से बाउंस बैक होने के बाद कुछ इस तरीके से लौट कर आएगी। राइमिंग हो गई कि बॉल जा रही है वॉल पे टकराने। तो चलो थोड़ा इधर फोकस करो कि जैसी आपकी बॉल जाती है इस पे जाके कोलाइड करेगी, जैसे कोलाइड करेगी टकरा के वापस आएगी ना, तो इसी तरीके से इमेजिन करो कि आपकी वॉल नहीं है, ये आपकी मिरर है, ठीक है। अब इसको यहीं से हम कन्वर्ट कर देते हैं मिरर में, या फिर एक काम करते हैं इसी को कर लेते हैं कॉपी। पूरा एग्जांपल के साथ लेते हुए चलेंगे अच्छे से। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहां कर लेते हैं हम इसे पेस्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका बॉल का एग्जांपल। जब बॉल जाती है बॉल पे टकराती है तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है, या आप कह सकते हो बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक तो आपने बॉल के केस में कह दिया, इस केस में आप रिफ्लेक्ट कहोगे जब ये आपकी एक्ट करेगी मिरर की तरीके से। ठीक है, और ये बॉल की जगह आप इमेजिन कर लो कि आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है। आपकी रे ऑफ लाइट यहां जा रही है इस मिरर पे। मिरर को भी थोड़ा सा कर देते हैं प्यारा सा कलर ताकि दिखे कि हाँ मिरर है, कैसी मिरर है ये, ठीक है। अब नीले रंग का मिरर प्यारा सा, उस पे जा रही है आपकी एक रे ऑफ लाइट, जाके इस पे जैसे टकरा रही है, टकरा के बाउंस बैक होके आपको यहाँ पे, मानो कि आप खड़े हो यहाँ पे, ये आप खड़े हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। जब ये लाइट इस पे पड़ रही है ना और ये चीज आपको दिख रही है, उसके बाद लगेगा तो ऐसे नहीं कि जैसे मानो कि आपका मून था, ये आपका सन था, तो सन की रोशनी मून पे पड़ रही है, तब आपको लग रहा है कि हाँ चांद चमक रहा है, तो आपको मून तब जाके दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मानो आपको कोई दोस्त है,
कोई आपका है, कोई क्लासमेट आपका लास्ट बेंचर हो, तो आपका साथ का कोई दोस्त है, तो वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अंधेरे में, काला सा एकदम, वेस्ट इंडीज का है, एकदम काला सा। तो उसके बाद जैसे वैसे तो आपको दिख नहीं रहा अंधेरे में, पर जैसे आपने टॉर्च मारी तब जाके आपको नजर आएगा। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि आपको दिखती कैसे है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है द फिनोमिना, कि एक पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट, क्यों पॉलिश सरफेस, क्यों नॉर्मल सरफेस से बाउंस कैसे करेगी मेरे भाई? आप दीवार पे टॉर्च मारो, क्या वो बाउंस बैक कर जाएगी? नहीं करेगी ना, कि आप इस दीवार में मारो बाउंस बैक होगा, उस दीवार पे दिख रही है, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी मिरर पे मारो, आप अपनी फोन की स्क्रीन पे मारो, आप अपने फोन की स्क्रीन पे अपना चेहरा देख लेते हो जब वो लॉक्ड होती है, कैसे देख लेते हो? क्यों? क्योंकि कमरे में जो रोशनी है वो उस पर कॉन्टेक्ट पे आ रही है और आपका फेस जो हो रहा है तब जाके उस पर दिख रहा है, पर हर जगह नहीं शो होती, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस होगी तब जाके जो है लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगी, तब जाके आपको इमेज दिखेगी। तो चलिए आगे चलते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस के बारे में पढ़ते थोड़ा, कि हाँ आगे अब बेसिक टर्म्स थोड़ी देख लेते हैं, कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे। हाँ एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोट कर लो यहाँ पे आप, कि जब आपकी लाइट आ रही होती है ना, टकराने से पहले पॉलिश सरफेस से, आपका मिरर से टकराने से पहले जो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही होती है उसको आप कहते हो इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और जब आपकी रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाती है, ये तो आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, मिरर पे टकराई, अब जब लौट के आ रही है ना, तब वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। जब जा रही है टकराने तब आपकी इंसिडेंट रे, और जब टकरा के आ रही है तो वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो आप देखो ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रेज ही तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। तो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से ही आपको पता चलता है कि इमेजेस बनती कहाँ पे है, ठीक है। इमेजेस कई तरीके की हो सकती है, आप नॉर्मली देख लो, आपके फोन की स्क्रीन में आप रैंडमली इमेजेस निकाल लो, आपके घर में फोटो फ्रेम लग रहा होगा, आप उसको देख लो, वो इमेज होगी। आप टीवी देख रहे हो, उसमें भी तो इमेजेस ही तो चल रही है, जो रिकॉर्डिंग करके मूवीज में डाल रखा है वो इमेजेस तो चल रही है। तो वही चीज होती है इमेजेस। इमेजेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं पहले। अब सबसे पहला टाइप है आपका रियल इमेज, उसके बाद आता है आपका इरेक्ट इमेज, फिर आता है आपका वर्चुअल, और उसके बाद लास्ट है आपका इन्वर्टेड। ये चार टाइप्स की आपकी इमेजेस बनती है। अब ये कैसे कैसे होता है वो चीज अब हम एक बार नोटिस करते हैं, कि जो आपकी रियल इमेज होती है, रियल इमेज आप ऐसे, जो रियलिटी में, नाम से थोड़ा लग रहा है रियल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, आप मिरर के सामने खड़े हो, आप अपने आप को देख पा रहे हो, वो आपकी रियल इमेज है। आप टीवी देख रहे हो, टीवी में जो इमेजेस चल रही है वो रियल इमेज है। जो आपके स्कूल में प्रोजेक्टर लगाया जाता है, कभी कभार दिखाया जाता है कि हाँ एक पर्दा लगा दिया, उसके बाद प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है, तब आप वो देख पा रहे हो, वो आपकी रियल इमेज है। वो तो ये आपकी रियल इमेज, जिसको हम किसी पर्दे पे ला सके, टीवी की स्क्रीन पे ला सके, वो तो आपकी हो गई रियल इमेज। ये और ये मोस्टली एक पेयर में चलते हैं, कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही फॉर्म होती है। शीशे के सामने आप खड़े हो तो आपको आप सीधे दिखाई दोगे? नहीं दिखाई दोगे, क्यों? थोड़ा फ्लिप करके दिखाई दोगे, इन्वर्ट हो जाती है, वो होती है आपकी रियल इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट आपकी एक साथ आती है। इरेक्ट और वर्चुअल क्या कैसी इमेजेस होती है? वर्चुअल जो आप पर्दे पे कैद नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, जैसे कि आपको ऐसे समझाते एग्जांपल, तो वैसे तो जब अभी हम आगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पढ़ेंगे ना तो वो देखेंगे। बाकी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में, थोड़ा इससे लेके एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, कि जो आपकी रे ऑफ लाइट जब भी अगर कहीं पे कन्वर्ज हो रही होती है ना, कहीं जाके सीधा कन्वर्ज हो रही है,
तो हमेशा एक रियल इमेज, जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो रियल बनेगी हमेशा, और डाइवर्ज हो रही होगी तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो आपकी इरेक्ट बनेगी, या फिर आप ऐसे कहो कि वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब ये चीज कैसे कैसे समझोगे आप उसको, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना मिरर और लेंसेज के बारे में, तब आपको समझ आएगा कि हाँ रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट कैसे कैसे होता है। बस अभी ये समझो कि अगर कन्वर्ज हो रही है कहीं जाके तो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वहां ऑब्जेक्ट है। मानो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में रखा हुआ था और सारी आपकी जो कमरे की लाइट है वो जाके यहाँ फोकस मार रही है इसके ऊपर, और आपको ऑब्जेक्ट अब दिखाई दे रहा है, तो वो रियल इमेज है। पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपका, यहाँ पे रखा ही नहीं हुआ, पर आपको दिख रहा है फिर भी रखा हुआ, कैसे? जैसे कि आप कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, और जब आप उसमें पेंसिल डिप करोगे ना तो आपको स्ट्रेट की जगह बेंड होती हुई दिखेगी थोड़ी सी। वो बेंड होने के बाद क्या हो रहा है कि वर्चुअल इमेज वो एग्जैक्टली वहां पे है नहीं, पर वो बेंड होकर दिख रही है तो सीधी पर दिख रही है आपको बेंड होके, तो वो आपकी वर्चुअल होगी, और ये हो गई आपकी रियल। तो ये तो होगा आपके इमेजेस के टाइप। ज्यादातर क्या होता है कि रियल इमेजेस का, व्हाइट पेन ले लेते हैं, रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है मोस्टली, और वर्चुअल इमेजेस मोस्टली इरेक्ट होती है। मोस्टली 90% केसेस होते हैं, क्या करते हैं बहुत से स्कूल वाले क्या करते हैं, या ट्यूशन जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे आपको बताते हैं कि हमेशा रियल इन्वर्टेड के साथ आता है, वर्चुअल इरेक्ट के साथ आता है। आप अगर 10th तक के बेसिस पे देखो, अभी आप 10th में हो, तो हाँ वो बात सही है कि हाँ ये पेयर सही दे रखे हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, पर वो 90-95% केसेस में होता है। बाकी जो 10-15-5% केसेस बचे ना आपके, वो आपका दिखाता है कि हाँ जो आपके रियल है वो इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड की जगह स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। एक आधा केस यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, वो अभी हम जब आगे चलेंगे थोड़ा डीप चैप्टर में तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी तो इमेजेस आपको उम्मीदें समझ आया होगा, अब थोड़ा इनको डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। अभी हमने इतना तो पढ़ा कि कितने कैसे 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 टाइप होते हैं, अब उनको थोड़ा थ्योरिकली भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको थ्योरी लिखनी है ना, समझाया हुआ थोड़ी समझा कर आओगे आप। तो आइए देखते हैं रियल इमेज। A real image is formed when light rays actually converge at a point। किसी भी एक पॉइंट पे जब सारी लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज करती हैं तब आपका जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो आपका रियल होता है। ठीक है, रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, हमेशा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करी जा सकती है। एग्जाम्पल, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द सिनेमा प्रोजेक्टर और इन अ कैमरा, कि सिनेमा की जो थिएटर में चलता है पर्दे पे वो भी आपका एक रियल इमेज ही शो करता है। आगे चलते हैं वर्चुअल के बारे में, ये सब तो आपको समझाया रखा है ऑलरेडी, थोड़ा थ्योरिकली अब देख लेते हैं। वर्चुअल, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज ओनली अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट बट द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट देयर। हमको बस लगता है कि लाइट वहां कन्वर्ज हुई, वो हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पर एक्चुअली वो वहां पे नहीं होता। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, द इमेज you see in a flat mirror or the image formed by a magnification glass। तो ये हो आपका रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब थोड़ा पढ़ते हैं मिरर्स। हमारे चैप्टर में जो हमको मेन टॉपिक लेके चलना है वो चलना है लेके मिरर्स, उसमें भी हमारे कनकेव कन्वेक्स ही जो मेन टॉपिक है वो चलेंगे, मिरर्स को लेके भी लेंसेज को लेके भी। तो पहले स्टार्ट करते हैं मिरर्स होता क्या है। एक शाइनी पॉलिश सरफेस होता है जिसके आप दूसरी साइड पॉलिश मार के रखते हो सिल्वर कलर से, और सामने की तरफ आपका ग्लास होता है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन मार पाता है। तो वो तो आपका हो गया मिरर। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं मिरर्स के। एक तो होता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, इट इज फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट द इमेज इन ऑर्डर एज इट रिसीव्ड। एक प्लेन मिरर क्या करता है कि जैसी इमेज दिखाओगे एग्जैक्ट सेम शेप और साइज बना के आपको दिखाएगा। माना आप, ये आपका मिरर है, आप इतना पास ऑब्जेक्ट रखो तो मिरर के पीछे भी जो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ना वो इतनी ही दूर दिखेगा जितना यहाँ पे ये है। जिस साइज का दिखेगा, जितना साइज का आप एक्चुअली मिरर में हो वैसी इमेज वो फॉर्म करेगा। तो ये तो आपके हो गए प्लेन मिरर। बस इतना ही था प्लेन मिरर के बारे में, और कुछ है नहीं, ज्यादा पढ़ना ही क्या है, एक आधा मुश्किल ही क्वेश्चन आता है, वरना मेन टॉपिक तो आपका ये है। अब आपके मिरर्स के टाइप होते हैं, ये तो आपका प्लेन हो गया। अब ये है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होते क्या है, अ पीस कट आउट ऑफ स्फेरिकल सरफेस विद वन साइड सिल्वर पॉलिश। अब ये थोड़े डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजन आ रही होगी ना, तो चिंता क्यों कर रहे हो, अभी समझाते हैं कैसे कि स्फीयर से कट करके हम कैसे मिरर बना रहे, एक कांच की बॉल को काट के हम कैसे शीशा बना रहे।
अरे आओ वो देखते हैं कि हाउ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्ड बाय कटिंग स्फीयर। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। मेन जो आपको कैलकुलेट करना है वो स्फीयर से तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका एक स्फीयर है। स्फीयर दिखने में तो अभी आपको 2D है ना, आप कहीं सोचोगे सर आपने ऐसा बना दिया। चलो एक बार देखते हैं, क्या पता स्फीयर हमको मिल जाए। वाह, स्फीयर है इसमें, तो स्फीयर ही लेते हैं ना डायरेक्ट हम। ये आ गया आपका स्फीयर, दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से ये, तो इसी को लेके चल लेते हैं। स्फीयर आप समझो कि आपका एक बॉल है, कांच की पूरी बॉल है। ठीक है, अभी कुछ पॉलिश नहीं कर रखा हमने, बस ऐसे ट्रांसपेरेंट होलो बॉल है, पूरी अंदर से खाली है, खोखली है, सिंपल बॉल है। जैसे आपकी प्लास्टिक के 5 वाली बॉल आती है ना, जैसे आप खेल दो बचपन में मैच खेलते थे, तो उसी तरीके की आपकी एक बॉल है, कांच की बनी हुई। ठीक है, इसमें अब आप कट्स मारोगे। एक कट आप इधर लगाओगे, पहला कट आपने इधर लगाया, दूसरा कट आपने इधर लगाया। ठीक है, अब ये दो कट लगाने के बाद आपको दो पीसेज आए, एक तो आपके पास ये आया है, एक आपके पास ये आया है। ठीक है, इन्हीं दोनों पीसेस को लेके अब हम हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। तो जब आपका जो इधर पीस है, इमेजिन करो यहां पे कुछ है ही नहीं, इतना, बस इतना ही पीस है आपके पास, इतना सा। ठीक है, इतना ही इमेजिन करके चलो, इतना पीस है। और अगर इसके ऊपर मैं इस तरफ से पॉलिश मार देता हूं, बाहर की साइड से, इतने पीस में मैंने बाहर की साइड से सिल्वर कलर से पॉलिश मार दिया है। अब जो आपका अंदर का वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। शीशा ऐसे तो फॉर्म होता है कि पीछे की साइड से पॉलिश मार देते कांच पे, सामने की तरफ से वो रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने इधर से पॉलिश मार दिया है, तो जो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा ना, ये वाला पूरा इधर से ये सारा आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, यहां से वो रिफ्लेक्शन मारना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, उसको कैसे याद रखोगे? जब भी कोई अंदर ऐसे होल जैसा बन रहा होगा ना, केव जैसी, केव क्या होती है? गुफा। तो ऐसे एक गुफा बन रही है ना इधर को, अंदर की साइड को, आप यहां से तो पॉलिश हो रखा है, यहां से तो आप ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं। अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख दोगे वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट आपको इस साइड रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया ना, यहां से रिफ्लेक्शन आपको दिख रही है, तो अंदर की साइड आ रही है ना, वो जो कर्व हिस्सा है वो अंदर के साइड घुसा हुआ है, तो वो आपका होगा कनकेव मिरर। कन्वेक्स इसका अपोजिट कर देते हैं, कन्वेक्स नाम से पता चल रहा है, कन्वेक्स में वी आ रहा है ना, तो वी का बाहरी हिस्सा निकला होता है। जब बाहरी हिस्से की साइड से आप देखो ऑब्जेक्ट को, मानो आपने इस बार अंदर से पॉलिश कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आप कहां से देखोगे, इमेज कहां से बनेगी, रिफ्लेक्शन कहां से आएगी? बाहरी हिस्से से आएगी। तो ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स। वी से ही, वी टाइप से आप, वी ट्रिक से आप याद रखो कि वी ट्रिक में जो कन्वेक्स में आपका वी आ रहा है, वी से आपका जो बाहरी हिस्सा निकला हुआ है वो आपका कन्वेक्स हो गया। कनकेव में आपका केव आ रहा है, तो अंदर को घुसा हुआ वाला हिस्सा आपका कनकेव मिरर का पार्ट हो गया। ये तो ऐसे तो आपके मिरर फॉर्म होते हैं सिंपल। आपने इतना एक पीस ले लिया, आपने इधर से पॉलिश मार दी, तो आपका कन्वेक्स हो गया। आपने एक और पीस लिया, उसमें बाहर की तरफ से पॉलिश मार दी, तो अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आपका कनकेव हो गया। तो ये तो आपका कन्वेक्स और कनकेव की सॉर्ट आउट करा हमने, कंफ्यूजन की कैसे कनकेव होता है और कैसे कन्वेक्स होता है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोकेशंस होती है जो आपको याद रखनी होती है। जैसे सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सेंटर। इस स्फीयर के अंदर ही, जब ये पूरा स्फीयर था, तो इसका कुछ सेंटर होगा ना यहाँ पे, कुछ यहां कहीं लोकेट करेगा। ये जो आपका सेंटर आया है, यही कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपके कट करने के बाद जो इसकी लेंथ आई है ना, कट करने के बाद इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक जो इसकी लेंथ आई है, डिस्टेंस आया है, जितना चौड़ा है,
इसको आप कहते हो अपर्चर। ये हो गया आपका अपर्चर। वही सेम चीज ये आपका अपर्चर है, जो इसकी लेंथ होती है टोटल, जो आपका कन्वेक्स और कनकेव मिरर की जो कर्व सरफेस की एजिस का जो डिस्टेंस होती है टोटल, वो आपकी होती है अपर्चर। ठीक है, इसके बाद एक सेंटर से लाइन पास आउट होती है इसमें। ये जो आपकी सेंटर से लाइन पूरी पास हो रही है, एकदम जो सेंटर वाला आपका पॉइंट है, इस पर से अगर आपकी जो लाइन पास आउट हो रही है इस सेंटर में से, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप आपके प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, जो यहां से आपका डिस्टेंस होती है, उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे, क्योंकि एक स्फीयर का रेडियस ही है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपका एंड वाला पॉइंट है ये वाला, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप दूरी नाप रहे हो, तो इस पॉइंट का भी तो कुछ नाम होना चाहिए, तो इसको आप कहते हो प्रिंसिपल पोल, या फिर आप सिंपल कह सकते हो पोल। ठीक है, इस पॉइंट को आप पोल कहोगे। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये लाइन जो आपके पास आउट कर रही है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो ये इसकी लेंथ होती है आपकी मिरर्स की, ये आपकी अपर्चर कहलाती है। और एक पॉइंट आप ये लिखोगे यहां पे कि जो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, डिस्टेंस जो आपकी आर डिस्टेंस होती है टोटल, इसका जब आप आधा कर दो, आधा करने के बाद ऑलमोस्ट कुछ पार्ट होता है आसपास का कुछ पॉइंट, एग्जैक्ट नहीं, आधा करने के बाद इनके सेंटर कहीं कहीं आसपास एक एफ पॉइंट होता है, जिसको आप फोकस कहते हैं। ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट हमेशा आपका, ये चीज अगर आप 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो फोकस आप कह सकते हो कि फोकस रेडियस का आधा होता है। आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आपकी फोकस। फोकस का जो आपका पॉइंट है ऑलमोस्ट नियरली अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो कुछ इतना होता है, इस हिसाब से। लेकिन होता नहीं एग्जैक्ट नहीं, तो वो तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, नहीं होता। जब हम इसके डेरिवेशन करते हैं ना, इसके ऊपर लेके कुछ डेरिवेशंस भी होती है आगे जाके हायर क्लासेस में, जब आप 12th में आओगे वहां पे भी आपका रे ऑप्टिक्स है, तो वहां पे आप पढ़ोगे। एग्जैक्टली नहीं होता, पर यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए, कि जो आपकी रेडियस होती है वो दुगनी होती है फोकस के पॉइंट से। अब ये जो फोकस के पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम तो आपका फोकस होता है। अब जो इसकी ये वाली लेंथ होती है, ये होती है आपकी फोकल लेंथ। दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, ये होती है आपकी फोकल लेंथ। कैपिटल एफ से जिसको आप डिनोट करते हो, फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से डिनोट करोगे, इस पॉइंट को आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे, जो आपका फोकस पॉइंट है। ये तो सारी थोड़ी इसकी हो गई, प्यारा सा कलरफुल सा हो गया रेडी हमारा स्क्रीन। इसको आप नोट कर लो, सारे पॉइंट्स लिख लो अच्छे से कि कैसे कैसे इसकी पार्ट्स होते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कनकेव और कन्वेक्स कैसे होते हैं। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं थ्योरिकली भी। कनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपका ये अंदर का घुसा हुआ हिस्सा है ना, केव जैसा, ये क्या करता है कि जैसे इस पे रेज आएंगी, ऐसे करके इस पे रेज आ रही है, आने के बाद जब ये बाउंस बैक करेंगी तो हमेशा बाउंस बैक अंदर की साइड को करेंगी। अब यहां से बाउंस बैक होकर इधर को निकल गई, ठीक है, अंदर की साइड को आकर, यहां से बाउंस बैक होकर भी यहां अंदर को आ गई है, यहां से बाउंस बैक होकर अंदर को आ गई, ये सारी बाउंस बैक होकर अंदर की साइड आ रही ना। तो ये सारी जब बाउंस बैक होने के बाद कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, यहां पे एक पॉइंट पे जब ये कन्वर्ज हो गई यहां पे आकर, तो इतना समझो कि इस कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी की वजह से ही इस कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा जाता है। और ऐसे आपका
डाइवर्जिंग जिसको आप कहते हो कन्वेक्स मिरर को, आपका डाइवर्जिंग होता है। कैसे समझते हैं उसको भी, कि अब ये जब आप यहाँ पे पैरेलल लाइट्स फेंक रहे हो, ऐसी पूरी बीम ऑफ लाइट फेंक रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा ना कि इसको कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज क्या होता है कि फैला देगा इधर उधर को। अभी यहाँ से टकरा कर उधर को भाग जाएगी कहीं, यहाँ से टकरा के ये इधर को भाग जाएगी कहीं, ये इधर को भाग जाएगी कहीं, ये इधर को भाग जाएगी कहीं, सारी डाइवर्ज हो जा रही है ना। डाइवर्ज होके देखो, डाइवर्ज की प्रॉपर्टी क्या थी कि बीम ऑफ लाइट ऐसे करके भागे इधर उधर को। जब ये ऐसे ऐसे भागने लग जाती तो ये आपकी डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्जिंग। और जब अंदर की तरफ को एंटर करने लग जाएंगी ये ऐसे करके, तो ये आपकी कन्वर्जिंग होगी। तो वही चीज आपके ये दोनों लेंसेज, आपके ये दोनों मिरर्स यहाँ पे शो करते हैं प्रॉपर्टीज। अब इनके कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, आपका जो पोल कहते हैं जिसे, ठीक है। ये आपका अपर्चर होता है, ये आपका फोकस पॉइंट होता है, ये हो आपकी फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये दूरी आपकी होती है पोल से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तो रही बात इसकी कनकेव मिरर की। अब थोड़े डेफिनेशन पे भी आते हैं। स्फेरिकल मिरर दैट हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड एंड पॉलिश्ड आउटवर्ड साइड, जो बाहर की साइड से पॉलिश होता है और इन अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन मारता है, वो आपका कनकेव मिरर हो गया। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आता है, जो इसकी पोल एकदम होता है, सेंटर लाई करता है, सारे पॉइंट्स आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आते हैं। ऐसे यही चीज यहां पे भी आप नोट कर लेंगे। यही चीज आप यहां पे भी नोट करो कि आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका पोल हो गया। अपर्चर इस बार उस साइड को दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स है। ठीक है, ये आपकी हो गई फोकल लेंथ, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपकी सारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर दैट हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की साइड को मुड़ा हो, एंड पॉलिश्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड के साइड को कर्व हो, ऐसे बाहर की तरफ निकला है ना, वी टाइप हमने पढ़ा था सीरीज उसमें ट्रिक में। और पॉलिश जो है अंदर की साइड से, अंदर की साइड से पूरा पॉलिश हो गया ना, ऐसे अंदर साइड से पॉलिश कर रखा है, बाहर की तरफ कोई मुड़ा हुआ है, तो इससे रिफ्लेक्शन मारता है, वो आ गया आपका डाइवर्जिंग या फिर कन्वेक्स मिरर। अब पढ़ते हैं इनके लॉज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैटेगरी में डाल सकते हैं इनको, कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांस है पूछने का। लॉज ही पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इस चैप्टर से, कि आपको या तो लॉज दे देगा कि आप बताओ लॉज क्या होते हैं, ये आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ये आपको डायग्राम बनाने को दे देगा, बस और ज्यादा कुछ आता नहीं। यही जो चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करते हुए चलना है, जहां जहां बताते रहेंगे ना उन जगहों पे आप स्टार मार्क कर दोगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की जिसके चांस है ज्यादा। तो सबसे पहले लो आपका क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक मिरर फॉर्म कर लेते हैं ना, यहाँ पे ये आपकी मिरर आ गई, मिरर को भी थोड़ा कलर दे देते हैं। ठीक है, अब यहां से एक लाइट की रे आ रही है, ऐसे करके यहां पे टकराई, टकराने के बाद इधर से बाउंस बैक कर गई। अब मिरर से टकरा के जैसे ही बाउंस बैक करेगी, तो सबसे पहले यहां पे आप नेमिंग करो कि जो आपकी रे आ रही है ये आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रिफ्रैक्टेड रे है। अब सबसे जरूरी जो आपका पॉइंट है वो है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है?
वो पॉइंट जहां पे लाइट टकरा रही है ना, जो रे ऑफ लाइट आने के बाद वहां टकरा रही है, टकराने के बाद एक परपेंडिकुलर वहां पे ड्रॉ करो आप। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर पे, उस सरफेस पे जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है ये सरफेस को लेके, तो उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी इस नॉर्मल के साथ, यहां पे आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा थीटा आई से, जिसको डिनोट करते हैं, और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा कि किस एंगल से वो आई और किस एंगल से जा रही है। रेफरेंस में इस नॉर्मल को लेके चलेंगे, नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे वो इंसिडेंट करी और कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके गई, ये दो एंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पे। यही दोनों एंगल हमेशा आपके इक्वल होते हैं। क्या, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो तो अच्छे समझ आएगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई जो है आपका इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर जो है आपका, ये हमेशा इक्वल होते हैं। फर्स्ट लॉ तो आपका ये कहता है, बहुत सिंपल बहुत इजी वे है कि थीटा आई थीटा आर के बराबर होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये चीज तो आप बताओ ना बताओ, ये तो आपको खुद दिख भी रहा है ना कि जो आपके इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसिडेंट रे इस मिरर पे है तो दूसरे मिरर पे जाके रिफ्लेक्टेड आ रही है, तीसरे मिरर पे जाके आपको नॉर्मल आ रहा है। सारे एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे आपकी मीट होंगे ना। तो वो कहता है आपका सेकंड लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपके एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कितना इजी है, कितना इजी आपको याद करना। दो तीन बार बस रटो इसे अच्छे से, दो तीन बार बस मन में बोल दो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे याद हो जाएगा। नहीं तो थीटा आई थीटा आर बस बहुत सिंपल है। और द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक प्लेन पे लाई करते हैं। अपनी भाषा में लिख के दे दो, टीचर पूरे के पूरे नंबर देगा, मेरी गारंटी है। इसकी कोई वो भी नहीं कि आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, आपको जैसे इंग्लिश आ रही है ना, पर हाँ इंग्लिश ठीक लिखना, कि ये नहीं कि अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसी कुछ लिख दो। तो सही से इंग्लिश में आप कैसे भी लिख दो, नंबर कटेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। अब इसको लेकर भी कुछ रूल्स होते हैं। अब हम इमेजेस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है चैप्टर को लेके कि इमेजेस फॉर्म करनी है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर को लेके, जो हमको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। वो रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे रूल्स आते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। चार पांच कुछ रूल्स हैं, तीन चार, उसी से आप सारी इमेज फॉर्म कर दोगे। बस ये रूल्स हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। A ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus। जो आपका फोकस पॉइंट होता है ना, ये रहा आपका फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, या सिंपल आप कह सकते हो कि आपका पोल है, ठीक है। अब यहां पे हम एक रे ऑफ लाइट लाते हैं जो पैरेलल होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो यहां से एक लाइट फेंकी जो ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है, पैरेलल आई, इस पर टकराई। टकराने के बाद हमेशा क्या होगा कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद इमेज हम के लिए जो रे रिफ्लेक्ट होने के लिए आएगी वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। अगर आपका फोकस इधर को होगा तो वो रे इधर से होकर गुजरेगी, फोकस इधर होगा तो इधर से होकर गुजरेगी। यहां पे फोकस है तो रे इधर से होकर गुजरी। अगर मैं नीचे से भी एक और रे यहां से फेंक के दूं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा कि ले तू मेरे पे रे मार रहा है, ले तेरे फोकस पे वापस रे फेंक के मारी मैंने। हमेशा अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को लेके तो फोकस पे बनेगी। अब थोड़ी डाउट यहां पे आ रहा होगा कि कन्वेक्स में क्या होगा, क्योंकि इसमें तो सारी कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होने के बाद इस पॉइंट पे सारी मीट कर जा रही है, पर इसमें तो कहां बनेगी, कैसे फोकस पे कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो जाएगी ना इधर उधर। तो वही चीज अब यहाँ पे आपका जो वर्चुअल इमेज वाला टॉपिक था वो अच्छे से आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम रेज लाते हैं यहाँ पे पैरेलल, एक रे ये आई आपकी, एक रे आपकी यहां पे आई,
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपके पैरेलल रेज आएंगे दोनों, ठीक है। अब पैरेलल आने के बाद तो ये तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से, जो हमने बता रखा है ऑलरेडी कि हाँ ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से मिरर है तो रिफ्लेक्शन मारेगा ना इस साइड को इतने पे, ठीक है, और इधर से इधर को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी रिफ्लेक्ट तो कर गया है, अब आप सोचोगे तो रिफ्लेक्ट करके बाहर को निकल गया है, पर डेफिनेशन में तो बोल रखा है कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। दिखेगी तो डाइवर्ज होने के लिए, पर ये लगेगा कि हाँ ये होके आपके प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है। कैसे लगेगा वो चीज देखते हैं। ये ऐसे रहेगा कि आपकी जो लाइट है ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर के आ रही है यहां से, ये जो आपकी ये वाली रे आ रही है, ये जो निकल के आई है बाहर को, ये भी ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल के आ रही है। अब यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा क्लियर। चलो देखते हैं कि ये कैसे आपको लग रहा है। अब ये यहां से तो डाइवर्ज हो गई ना, अब कोई इंसान यहां खड़ा है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, मेरे सामने शीशा है, मैं अपने आप की रिफ्लेक्शन देखना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मुड़ा हुआ सरफेस है। अब जो लाइट आएगी मेरे फेस से को दिखाने के लिए इस मिरर पे, वो लाइट क्या करेगी, ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी इधर उधर। बाउंस बैक करने के बाद तो मेरे को दिखेगी नहीं, पर जो इमेज फॉर्म होगी ना, वो मेरे को ऐसा लगेगा कि जो रेज है वो इधर से ना आते हुए वो मिरर के अंदर से इस साइड से निकलते हुए आ रही है। मेरे को ऐसा वर्चुअल मेरा माइंड कैच करेगा कि इमेज की जो रेज है वो इस फोकस पॉइंट से होके गुजर के आ रही है आपकी, इसी फोकस पॉइंट से गुजर के आ रही है। तो एक्चुअली वो क्या है कि यहां से जाकर टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब वो बैक जा रही है पर मुझे लगेगा कि वो होके इधर से आ रही है, तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से ही होके दिखाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ना एंगल, ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा फोकस पॉइंट से ही, ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये नहीं कि कहीं रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रही है उधर जा रही है, वो ऐसी जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एकदम फोकस पॉइंट से स्ट्रेट ही दिखे। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स और कनकेव। तो ऐसे बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। रियल कैसी थी कि ये तो आपकी रियल बन रही है ना, फिर टकराने के बाद आपके सामने बन रही है, तो आपकी बन गई रियल इमेज। ये हो गई आपकी वर्चुअल। अब आप रियल और वर्चुअल में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो साथ में कि जब भी आपके मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने आपकी इमेज फॉर्म होगी, ये देखो आपकी इमेज बन रही है ना इधर, जहां पे सारी रेस मिल गई, यहां इमेज फॉर्म करिए। तो अब अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज हो गई, और मिरर के पीछे बन रही है जो कि पॉसिबल है नहीं ना, मिरर के पीछे से थोड़ी लाइट आ रही है, तो वो एक विजुअलाइजेशन है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमको लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट आ रही है। तो वही चीज आपकी होती है वर्चुअल इमेज, कि हमको लगता है कि अंदर से आ रही है पर एक्चुअली वहां से नहीं आ रही होती है। तो इसमें जब फ्रंट में इमेज बने तो रियल, और जो आपका मिरर है उसके बैक साइड में अगर आपकी इमेज फॉर्म कर रही है ना, तो वो हो गई आपकी वर्चुअल। अब ये एक एक रूल हो गया कनकेव और कन्वेक्स का। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही जो चीज थी हमने उसको पलट दिया। यहां पे क्या कर रहे थे हम पहले कि यहां से पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर जा रही थी, यहां से पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर जा रही थी। अब यहां पे क्या होगा कि हम भेज ही फोकस पे रहे हैं, हम सारी फोकस में भेज रहे हैं, तो टकराने के बाद वो क्या करेगी कि पैरेलल होकर निकलना चालू कर देगी। अब यहां से मैंने फोकस पर से भेजा, ये फोकस पर से होके गुजरा एकदम, यहां जाके एक टकराया, तो टकराने के बाद ये पैरेलल रे भेज देगा यहां से ऐसे, ठीक है। मैं यहां से एक फोकस से पॉइंट भेजू रेस की, तो फोकस से होके गुजरने के बाद वो यहां से पैरेलल होके निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका दूसरा रूल कनकेव मिरर का। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि जब ये फोकस पे जाएगी, अब फोकस में, अब ऐसे तो है नहीं कि आप यहां से ऐसे रेस डाल दो ऐसे करके फोकस पर से ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं करना ना, मिरर के अंदर से कैसे रेस मारोगे आप। तो हम क्या करते हैं कि यहां से आप फोकस पे पॉइंट मारो, जब आपने ऐसे करके फोकस पे मारा, फोकस से एक पहले पॉइंट ले लेते हैं, अब ये
ऐसे समझो कि हमने यहां से ऐसे करके इधर मारा रे ऑफ लाइट फोकस पे एकदम, ठीक है। फोकस पे मारने के बाद अब वो ऐसा लगेगा कि मार फोकस पे रहे हैं, पर वो एक्चुअली फोकस पे ना जाने के बजाय रिफ्लेक्ट बैक होकर पैरेलल चल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये है आपका रूल 2 कनकेव और कन्वेक्स को लेके। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब भी आपने एक रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए फेंका, ठीक है, ऐसे आ रही है ना, आपने ऐसे कर्वेचर में फेंक के मारा, जो आपको एकदम स्फीयर इमेजिनेशन वाला स्फीयर था, उसके सेंटर से आपने ऐसे फेंका, तो ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन है ना, वो क्या करेगी ना कि यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी। ऐसे आई, टकराई और वापस ऐसे करके लौट जाएगी। जैसे यहां से टकराएगी ना, सेम इसी पाथ से होते हुए गुजर जाएगी। ऐसी सेम चीजें यहां पे करेगी कन्वेक्स के साथ, कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगाया, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आपका, तो यहां से आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फेंकी, जैसी इमेजिन लगे कि हाँ जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, ठीक है, पर वो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना जाते हुए यहां से रिफ्लेक्ट बैक करके वही पाथ ट्रेस करके वापस आ जाए, सेम पाथ से ही वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन। ये 3 रूल को ही ध्यान में रखते हुए एक रूल और था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखो कि जब भी किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपका पोल होता है ना, इस पर आके टकरा रही है, तो उसी वहीं से सेम पाथ से रिट्रेस हो जाएगी पलट कर। ये वही आपका हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपको पहला होता है ना कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर है, जैसे इधर टकराएगी जिस एंगल से, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये आपका चौथा रूल था, दोनों में सेम है, चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो, ठीक है। अब सीधा इनकी फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए अब पढ़ते हैं कि हम इमेज कैसे फॉर्म करी जाती है लेंसेज के साथ, रियलिटी में कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी का ही आपकी पिक है कि जब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होगी तब इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। इनफाइनाइट तो वही समझ जाओ ना कि पैरेलल आ रही, पैरेलल कैसे आ रही, जब इनफाइनाइट पे रखा होगा बहुत ज्यादा दूरी पे, तब तो पैरेलल ही आएगी, तब हमेशा फोकस पे बनेगा। तो इमेज का साइज कैसे होगा और नेचर कैसे होगा, बियॉन्ड सी, ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लो, नजर मार लो। डायरेक्ट हम इमेजेस पे ही चलेंगे कि कैसे रेज ऑफ लाइट आती है, कैसे कैसे बनती है, ठीक है। आइए नजर मारते हैं कि जब भी इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से कैसे आती है कि पैरेलल आ रही है। आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे आपका ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, उसकी रिफ्लेक्शन ऐसे करके जैसी मिरर पे पड़ी, यहां से पढ़ने के बाद क्या करेगा कि फोकस से होकर गुजरेगी सीधा, यहां से ये वाली रे आई, यहां पे आके बनती है इमेज की। अब देखो ऐसा रहता है ना कि रेज तो बहुत सारी आ रही है, ऐसे करके बहुत सारी रेज आती है, बहुत सारी रेज ऐसे करके गुजरेंगी इस पर से होकर। तो इतनी सारी रेज को बनाने की जगह, कॉम्प्लिकेशन करने की जगह, हम सिंपल क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की सबसे टॉप हेड वाला साइड और जो लेग वाला साइड है, उधर से ही 2 रेज ले लेते हैं हमेशा, और उसी से रे डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं। वरना इनमें भी क्या होता है कि डायरेक्ट ऐसे करके बहुत सारी रेज आती है, इमेज तो बहुत सारी रेज से ही बनेगी ना, पर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने की जगह बस जो आपका हेड है और टो है उतने पर से इमेज फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो एक जगह कॉन्टैक्ट होंगे ना, सारी तो एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रही है। तो ये हो गया जब आपका इनफाइनाइट आ रहा है तो फोकस पे बनेगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, कर्वेचर से दूर है, आगे नहीं है, थोड़ा दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे आपने ये डाली, एक रे जो पैरों पे है वो एकदम पोल की वाली एक्सिस से, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसी पर से होके गुजरेगी, तो रिफ्लेक्ट बैक होके, ये तो देखो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद ये तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपने पैरेलल दिए ना यहाँ से, तो ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। अभी यहाँ से फोकस पे होकर गुजरी है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई है, तो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गई है ना, ये वाली जो आपकी रे है, देखो यहाँ पे 3 रे बना दी ना, एक तो जो आपकी एक्सिस होकर जा रही है वो उसी से होकर लौट के आ रही है, डबल एरो शो कर रखे ना कि पहले ऐसे करके गई है और जाने के बाद ऐसे लौट कर आई है। अब तीसरी रे आपकी क्या दिखा रखी है कि हेड से अगर आप थोड़ी दूरी पे इधर एक्स्ट्रा मार लो, इसकी जरूरत वैसे थी नहीं क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट ऐसे दिख जाएगा, पर आपने जब ऐसे मारी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होते हुए, तो उधर से लौट के आई। अब हमने देखो रूल वही वाला लगाया यहाँ पे, जो हमारे रूल्स थे, या तो हम एक तो हमने पैरेलल मार दी, पैरेलल वाला रूल क्या था कि फोकस से होकर गुजरेगी,
दूसरा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंको तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट कर आएगी। अब दोनों रेस को आप देखो, जहां पे जाके वो कांटेक्ट में आ रहे हैं वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इसका जो हेड से दो रेज निकली थी वो दोनों कांटेक्ट में इधर आ रही है, दोनों हेड की रेज कांटेक्ट में ना इधर में, तो आपका हेड यहां बनेगा और जो आपकी पैरों वाली इमेज थी वो तो आपकी इसी एक्सिस पे ही दिखेगी। ठीक है, तो यहां पे ऐसे करके आपकी इमेज बनेगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक तो रियल बनी है, देखो आपके मिरर के सामने बनी है, फ्रंट में ही बनी है, तो आपकी रियल बनी, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद हो तो, कि हमेशा रियल के साथ 90 to 95% केसेस में रियल की हमेशा इन्वर्टेड बनती है। कैसे भी आप देख लो, एक आधा एक्सेप्शन केस बनता है जो अभी आप देखोगे, इन्हीं में है एग्जांपल। अब देखो रियल है तो इसकी इन्वर्टेड बनी है, वही चीज यहां पे मेंशन है कि जब आप रखोगे बियॉन्ड सी तो एफ और सी के बीच में बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। साइज आप जो आप ज्योमेट्री का यूज करते हुए साइज बनाओगे उसी हिसाब से आप कर दो, आपको याद करने की जरूरत नहीं। टीचर्स इसको रटवाते हैं अच्छे से, रटने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है कि ये 6 केसेस याद रखने कि एक बार इनफाइनाइट पे रखो, कर्वेचर से पीछे रखो, यहाँ पे क्या है कर्वेचर भी रख दिया एकदम, यहाँ पे कर्वेचर से आगे रख दिया थोड़ा सा, यहाँ फोकस पे रख दिया और यहाँ पे फोकस से भी आगे रख दिया है। तो बस यही सारी चीजें आप केसेस याद रखो और डायरेक्ट आप परफेक्ट ज्योमेट्री को लेके स्केल के साथ फॉर्म कर दो, आपको खुद दिख जाए कि इमेज कहां बन रही, कैसे बन रही, कैसे नेचर शो कर रही है। अब फ्रंट में बनी, डिमिनिश्ड बनी है। अब नेक्स्ट देखो, जब आपने कर्वेचर पे रखा तो एक रे ऐसे गई, फोकस से होकर गुजरी, पैरेलल जा रही है कि एक हमने फोकस से होकर भेजी, फोकस से जा रही तो रूल दूसरा हमारा था कि जब फोकस से जाएगी तो पैरेलल होकर गुजरेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी इमेज का कांटेक्ट आ रहा है, ये वाली रे और ये वाली रे कांटेक्ट में इधर आ रही है इस पॉइंट पे, तो जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज की, एग्जैक्टली सेम साइज की आपको इमेज मिलेगी, पर रियल मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी। रियल कैसे कि मिरर के सामने ही है और इन्वर्टेड आपको दिख रही है कि फ्लिप हो गई है तो इन्वर्टेड हो गई और सेम साइज की हो गई है। वही नीचे यहां लिख रखा है कि जब आप सी पे रखोगे तो इमेज भी आपको सी पे दिखेगी, सेम साइज की मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट जो है आपका उसके बीच में, ठीक है, जब आपने यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा तो एक पहली आपने रूल अप्लाई करा कि आपने पहले पैरेलल भेजा, पैरेलल भेजने के बाद ये क्या करेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरा तो ये रे ऑफ लाइट इधर को आ गई। अब दूसरा क्या था कि आप या तो फोकस से भेजो, अगर आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप इधर को भेजोगे ना तो कुछ यूज नहीं है, डायरेक्ट वो इधर ही को जा रही है, पर रे ऑफ लाइट की हमें रिफ्लेक्शन तो मिरर से लेनी ना, तो हम उसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि ऐसे एंगल पे ये रे मानते हैं जहां से लौट के जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, तो लगेगा कि जैसे लाइट यहां से ऐसे आ रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी है तो लौट के तो कर्वेचर पे आनी है, तो इसी हिसाब से हमने स्टार्टिंग में ही रे ऑफ लाइट इधर को फेंकी तो लौट के कर्वेचर पे आई, यहां पे आके मीट करेगी तो इमेज इसकी इन्वर्ट कर जाएगी। अब मिरर के फ्रंट में बनी है तो पहली तो हो गई रियल, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब साइज देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है तो ये बनेगी मैग्नीफाइड साइज साथ में। अब देखो जब आपने सी और एफ के बीच में रखा तो सी से पीछे बनी है, बड़ी बन रही है, एनलार्ज बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। देखो ना साइज एनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है, थोड़ा मैग्नीफाइड हुआ है पहले से। नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब आपने फोकस पे ही रख दिया डायरेक्ट, अब आपने फोकस पे रखा है तो फोकस पे रखने के बाद एक पैरेलल फेंकी तो लौट के फोकस से होकर आएगी, दूसरी आपने वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगाया ऐसे गई तो लौट के कर्वेचर पे आई, तो ये क्या करेगी कि ये पैरेलल निकल जाएगी, इनफाइनाइट में चली जाएगी बहुत ज्यादा। कैसे, इसको समझो थोड़ा कि हमने जब रूल पढ़ रहे थे ना तो रूल में हमने देखा था कि जब इनफाइनाइट से यहां देखो कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फोकस में बन रहा है, अब हम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख देंगे तो इमेज तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी ना, पैरेलल ही तो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट है कनकेव मिरर को लेते हुए जो आपका एक्सेप्शन केस बनता है, जो मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्शन केस में आता है आपका कि आपने फोकस से ही आगे रख दिया, फोकस से आगे रखने के बाद अब आप पहला रूल अप्लाई तो नहीं कर सकते कि फोकस पे मारो, फोकस से ऐसे करने के बाद तो पता नहीं कहां ही जाएगी, सही से बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सीधा जो हमारा फोर्थ रूल था जो मैंने मेंशन नहीं कर रखा था पर आपको बताया है ना कि पोल से फेंक के मारो, आपने ऐसे पोल पे ही मारी तो जिस एंगल पे आपने फेंका ना उसी एंगल से होकर निकल गई इधर को, आई पे मारा आर पे निकला, आई आर बराबर करके वो निकल गई। दूसरा क्या, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यहाँ लगाएंगे तो जैसे आपने इधर मारा ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर जाएगी। अब ये दोनों तो ऐसे देखो ना दूर ही निकल लिया है, दूर निकलते पता नहीं मीट तो करेगी नहीं, तो वही चीज हमको ऐसा लगेगा पर इमेज तो हमको मिरर में दिख रही है ना, इमेज तो दिखेगी मिरर है, तो वो ऐसे लगेगा कि मिरर के अंदर से रेज आ रही है ऐसे करके।
वही चीज हमको इमेजिन हो जाएगी कि अंदर से आ रही है और थोड़ी लार्ज बन जाएगी। जब आप कॉन्टैक्ट करोगे ना, तो जहां ये कोलाइड हो रही है वहां पे थोड़ी लार्ज बनेगी। आप इसका नेचर आप खुद देखो, देख के आपको पता चल जाएगा कि अभी फ्रंट में थोड़ी बन रही है, मिरर के बैक में बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी ना। जब ऐसी थी तो रियल और इन्वर्टेड हो जाती, अब यहाँ पे वर्चुअल बनी है, जो उस साइड को बनी है वर्चुअल बनी है। अब वही चीज यहाँ देखते हैं कि जब आपने पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो मिरर के बिहाइंड ही बनेगी एंड लार्ज बन रही है बहुत ज्यादा, और वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। तो ये चीज आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझा समझा के हम है ना, हमने आपने हमारे पास आया ना समझने के लिए, तो पूरी टेबल आपको बिना कुछ करे याद होगी अच्छे से। सारा हमने यहाँ समझ चुके हैं अच्छे से। अब चलते हैं हमारा कन्वेक्स की तरफ। अब कनकेव तो हमने पढ़ लिए, कन्वेक्स में ज्यादा नहीं, बस दो ही केसेस होते हैं इजी इजी से। जब आपको वो समझ आ गया तो ये तो आपके हाथों का खेल है, उंगलियों में आप याद करोगे अच्छे से कि जब आपकी इनफाइनाइट पोजीशन पे होगी, अब आपने इनफाइनाइट पे रखा, कन्वेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब देखो हमेशा क्या करता है, कन्वेक्स के तो बिहाइंड ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से तो सारे डाइवर्ज हो जा रही है, डाइवर्ज होने के बाद तो कहीं कॉन्टेक्ट में आएगी, इमेज ऐसा रहेगी अंदर को बन रही है, तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है इसके दोनों केसेस में, कि ऐसा लगता है कि बिहाइंड द मिरर है ऑब्जेक्ट हमेशा। ठीक है, अब यहां से आपने ऐसे इनफाइनाइट पे रखा और वो लौट के पीछे को चली गई, इनफाइनाइट से आती हुई रेस, तो लगेगा कि इनफाइनाइट की फोकस से आ रही है, ऐसे फोकस से आ रही है, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। तो इनफाइनाइट में एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड और फोकस पे इमेज बनेगी, हाईली डिमिनाइज्ड और पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज होगी, बहुत ज्यादा छोटी, एकदम बहुत छोटी सी इमेज बनेगी यहाँ पे पॉइंट साइज की। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, जो आप देखते समझ गए सर आपने तो बताया था तो याद कैसे नहीं होगा। तो आइए अगला देखते हैं कि जब आपका एक्सिस पे आ जाए, दो ही केस, या तो इनफाइनाइट पे हो या तो एक्सिस पे आ जाए, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल ऑफ द मिरर, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, रे डायग्राम से। आपको ये देखने की जरूरत नहीं, रे डायग्राम डायरेक्ट बनाओ ना, आप रूल्स अप्लाई करो, एक आपने पैरेलल दी, दूसरी आप या तो कर्वेचर में दे दो सीधा, या तो आप फोकस में दे दो, किसी भी तरीके से दे दो, आपकी इमेज फॉर्म होनी पक्की है। तो आपने एक तो दी यहां से पैरेलल, पैरेलल होने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेगी वो ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर गुजर के आ रही है, दूसरी आपने कर्वेचर पे दी सीधा। ठीक है, कर्वेचर भी थी, वो तो ऐसे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पर ऐसा लगेगा कि वो कर्वेचर से होते हुए आ रही है। अब वो कर्वेचर से होते हुए आते हुए लगेगी, तो जो आपका कॉन्टैक्ट का पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे, ये जो आपका कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट बना है, इधर ही आपकी इमेज बनेगी, ये रही, यहाँ पे ये दोनों रेस कॉन्टैक्ट में आ रही है ना, ये जो एक पैरेलल वाली यहाँ कॉन्टैक्ट से ऐसे गुजर रही है, कर्वेचर वाली ऐसे गुजर रही है, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट बना है। तो इसका नेचर कैसा होगा, देख के बताओ ना, देख के बताओ इसका नेचर कैसा होगा। एक तो होगा साइज छोटा हो गया इसका, बिहाइंड द मिरर हो गया, बिहाइंड द मिरर हो गया, पॉइंट कहाँ रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस लिख सकते हो आप। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, साइज आपने बता दिया कि स्मॉल होगा, थोड़ा सा डिमिनिश्ड साइज आ जाएगा, और वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी। वही चीज अब यहाँ पे आप देखो, बिटवीन पोल एंड फोकस डिमिनिश्ड साइज की बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। दो केसेस थे हमने मजे मजे में कंप्लीट कर दिए। अब आती है कैलकुलेशन की बात। ये तो रहे डायग्राम जो आपको अच्छे से याद हो चुके हैं उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे पे भरोसा करके आए हो तो याद कराए बिना तो नहीं भेजेंगे। अब ये तो रही थोड़ा डायग्राम वाली बात, अब कैलकुलेशन कैसे होगी। सर आपने बताया कि डायग्राम पूछते, डायग्राम तो आपने अच्छे से सिखा दिए, अब हमें ये तो बताओ कि कैलकुलेशन कैसे आएगी। कैलकुलेशन कुछ नहीं, सिर्फ इस एक फॉर्मूले को लेकर आएगी। गिनती के 2-3 फॉर्मूले जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला, जिसको आप डिनोट करते हो मिरर फॉर्मूले के नाम से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि आपका 1/फोकस की जो आपकी फोकस लेंथ होती है फोकस पॉइंट की, वो बराबर होती है 1/v प्लस 1/u। अब ये vu क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं कि जो आप f है वो तो आपकी फोकल लेंथ हो गई मिरर की, v जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से। ये आपका मिरर है, तो ये जो आपका पोल होगा ना, इस एक्सिस पे यहाँ ऑब्जेक्ट था, इमेज यहाँ बन रही है, तो ये जो आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये होगी आपकी v। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इस पोल से ही जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे वही आप देखोगे u और v। अब इनको कैसे याद रखें कि कौन सी इमेज की कौन सी, ये तो भूल जाएंगे थोड़ा u v करके। तो समझो ना, पहले तो आपका ऑब्जेक्ट आया ना, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी तो बाद में आई है, पहले तो ऑब्जेक्ट आया। तो ऑब्जेक्ट में u और v में पहले क्या आता है, पहले आता है आपका u आता है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, v आपका इमेज का होता है, बाद में v आया तो बाद में इमेज की दूरी होगी। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिंपल सा, बस इतनी सी इजी सी कैलकुलेशन देगा कि आपको फोकल लेंथ दे देगा, v दे देगा, u पूछ लेगा, या फिर ये दोनों चीजें दे देगा, f पूछ लेगा। ऐसे बस आपको कैलकुलेट करना, बेसिक मैथ लगा के। अब चलते हैं इसका एक और फॉर्मूला जो इसी से जनरेट हुआ है,
लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले डेफिनेशन पे नजर मारते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब्स, थोड़ा इसका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं, शायद दिख ना रहा हो, इतना ठीक है। Linear magnification describes how much larger or smaller the image is compared to the object. It is defined as the ratio of height of image and height of object. Linear magnification, magnifying class देखा आपने? उसका काम क्या होता है? मैग्नीफाई करना, चीज को बड़ी कर देना, बड़ा करके दिखाना, जो छोटी छोटी चीज होती है वो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, उसका साइज कंपेयर करना ऑब्जेक्ट के साथ, जो आपकी इमेज बन रही है उसका साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को आपस में कंपेयर कर देना, वही आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, जिसको आप कैसे लिखते हैं? डिनोट आप स्मॉल m से करोगे, ये होता है h डैश अपॉन में h। h डैश आपका होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और जो स्मॉल आपका नॉर्मल h होता है वो होता है आपका, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं, हाइट, h से हाइट है। थोड़ा ये यूवी चल रहा है ना, तो वो भी, हाँ तो ये इससे भी रिलेट है, यूवी से भी रिलेट है, जो डिस्टेंस है उससे रिलेट है, पर एच से आपकी आती है हाइट। एच डैश होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, ये देखिए सिंपल एच होता है वो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यूवी तो आप जानते हैं कि भी इमेज की डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक बेसिक सी इक्वेशन है जो कि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, और इसमें क्या करता है ना कि ये कनेक्ट करके देता है कि ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को रिलेट करके ही आपका न्यूमेरिकल फॉर्म कर देगा, कि आपको दे देगा फोकस, मानो आपको फोकस दे दिया और वी दे दिया, आप पे यू नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला पहले लगा के यू निकालोगे, फिर यू निकालने के बाद आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहे हो तो आपको यू तो चाहिए ना, इसलिए आपने यू निकाला ताकि आप वी और यू लगा के आप मैग्निफिकेशन यहां से निकाल सको। तो ऐसी सिंपल से ये इक्वेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन की तरफ, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन आप ऐसे समझो कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और थोड़ा सा बेंड हो जाती है, वो होता है आपका रिफ्रैक्शन। थोड़ा समझते हैं अच्छे से कि है क्या एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन, एक्चुअली होता क्या है, वो चीज आप यहां समझते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक स्लैब ले लेते हैं, यहां पे आपने कांच की ईंट होती है ना, ग्लास स्लैब कहते हैं जिसे, वो ले लिया आपने यहां पे, ठीक है। ये आपकी ग्लास स्लैब है, इतनी चौड़ी, एक रेक्टेंगुलर शेप में मान लो, कैसे भी मान लो, वो डिपेंड नहीं करता, मेन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि ये तो अब आपकी कांच की बनी है, बाहर है आपका एयर, एयर हो या वैक्यूम हो, कुछ भी आप मान सकते हो, ये आपका ग्लास है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से आप एक रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट कराओगे, यहां से आपने एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई, यहां पे रे ऑफ लाइट यहां पे आके टकराई, टकराने के बाद अब यहां से तो पॉलिश नहीं हो रखा ना, कहीं पे भी पॉलिश होता तो यहां से ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, सेम एंगल के साथ, एंगल आई आर बराबर करके रिफ्लेक्ट करती। अब यहां पे पॉलिश नहीं कर रखा ना, तो ये क्या करेगा कि एंटर कर जाएगा इसके अंदर। अब ये एंटर करने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस साइड को, अब ये इस साइड को बेंड हो गया, बेंड हो गया, तो अब आप ये चीज यहां पे देखो कि पहले इसका पाथ ऐसे था, आ तो ये एक्चुअली ऐसी रही थी ना, हमको दिख तो ऐसे आती हुई रही थी, पर एंटर करने के बाद वो रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई नीचे की साइड को। अब बेंड होने के बाद अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था कि चलो एक बार तो बेंड हो गई, समझ में आता है। अब ये ऐसे जाते जाते इसको आउट तो ऐसे आउटसाइड ऐसे करना चाहिए था एग्जैक्ट, पर ये क्या करती है कि बाहर निकलते टाइम पे ही ना ये दोबारा अपना पाथ चेंज कर लेगी, दोबारा ऐसे करके भागेगी आगे को। वो कैसे भागती है वो चीज अब देखते हैं कि जब भी आपकी एक रे ऑफ लाइट आती है तो जब भी वो इंसिडेंट करेगी ना,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मल तो हमारा हर जगह ही चलना है। ये आपका आगे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आपके जहां पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। एक नॉर्मल आपका ये आ गया। ये तो आपके नॉर्मल हो गए। अब रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आके टकरा रही है, हमने क्या पढ़ा था कि जब आपकी इंसिडेंट रे आ रही है ना, यहां से ये इंसिडेंट रे आ रही है, जिस एंगल के साथ टकराएगी नॉर्मल के साथ, वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, थीटा आई, जिससे आप डिनोट करते हो। और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल तो यही है ना, चाहे अंदर से देखो बाहर से देखो, नॉर्मल तो यही है। अब ये यहां से जिससे निकलेगी तो ये हो गया आपका थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ थीटा आई से टकराई, मुड़ गई, एंगल थीटा आर से निकली। यहां से दोबारा जब ये यहाँ पे ये अब दोबारा इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल पे, तो यहाँ पे दोबारा ये आपका थीटा आई हो गया, थीटा आई डैश मान लो, थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये, और निकलेगी वापस ये नॉर्मल के साथ आपकी, ये जो आपका नॉर्मल पिंक वाला नॉर्मल, ब्लू वाली आपकी रे ऑफ लाइट है, तो ये जब आपको निकलेगी तो ये थीटा आर के साथ निकलेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब ये बेंड होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, बेंड होती कैसे है, ये वो चीज यहाँ पे देखते हैं कि जो आप यहाँ तो आप जानते हो कि एयर है और ये आपकी ग्लास है, इसकी होती है थिकनेस ज्यादा ज्यादा डेंस होता है, इसके पार्टिकल्स एयर में दूर दूर है, इसमें पार्टिकल्स एकदम पास पास है। तो आप समझो कि आपकी मम्मी ने भेजा आपको मार्केट, ठीक है। यहां समझते हैं कि आपकी मम्मी ने भेज दिया आपको मार्केट, ये पूरी मार्केट है, आप यहां पे खड़े हो, ये लगी यहां पे दुकान है, ये साइड में दुकानें लगी हुई है, और यहाँ पे हो रही है बहुत ज्यादा भीड़, पूरी चहल पहल, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसे करके बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। चारों तरफ भीड़ है बहुत ज्यादा, और आपको अब क्या करना है कि आपको भीड़ में नहीं दबना। तो आप क्या करोगे कि आप ना जैसे एंटर कर रहे हो ना, यहां से आप मार्केट में एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, मैं साइड साइड से निकलूंगा, निकलते निकलते सारी दुकानों पे ऐसे होते जाओ, यहाँ सामान लिया, यहाँ सामान लिया, यहाँ से सामान लिया, ऐसे करके मार्केट से निकल के घर चले जाऊंगा। कुछ ये तो सोचोगे ना कि भीड़ में धक्का मुक्की क्यों ही खाऊं, मैं आराम से साइड से होके निकल जाऊंगा। तो यही आपके सारे इसके जो कंसाइड हो गए, सारे कोलाई पास पास आ चुके हैं, जो भीड़ वाले लोग हैं वही आपके यहाँ पार्टिकल से जो बहुत ज्यादा करीब है, ऐसे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो है आपका एयर है, तो पार्टिकल्स आपके हैं दूर दूर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आप देखो, ये तो आपका ये रहा पूरा टॉपिक। कि आपने बचने के लिए, अब ये रे भी यही चीज सोचेगी, जो आपकी नॉर्मल है, ये आप समझो कि आपकी हो गई वॉल, अब वॉल के सहारे निकलना चाहिए यहां से बच के, कि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो नॉर्मल के पास इसलिए आ जाती है क्योंकि ये आपका एयर हल्का मीडियम है और ये गाढ़ा मीडियम है। अब इन मीडियम के भी कुछ नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ये वाला जो आपका वैक्यूम वाला या आपका एयर वाला मीडियम होता है ना हल्का, वो आप कहते हो रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम। और ये जो आपका थिक वाला एरिया होता है वो होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे आप डिफरेंस करोगे, दोनों में से जो हल्का है, जहां पे पार्टिकल्स आपको दिखता है दूर दूर है, वो आग हो गया आपका रेयर, और उसके मुकाबले जो ज्यादा डेंस है वो आपका हो गया डेंसर मीडियम। नाम देखो डेंस आ रहा है यहाँ, ज्यादा डेंसर हो गया। और अब आप देखो कि एक तरफ है आपका बाहर है, मानो कि आपने किसी पानी की बाल्टी के अंदर स्लैब डाल दिया, तब रेयर और डेंसर क्या होगा, तब भी पानी जो है वो कम थिक है इसके मुकाबले, डेंसर तो ये ज्यादा हो गया ना, ग्लास में ज्यादा पास होते हैं पार्टिकल्स पानी के मुकाबले, तो तब भी पानी आपका रेयर है, ये आपका डेंसर है। अब मानो कि आपने हवा से पानी के अंदर रेजर लाइट मारी, कि ये पूरा पानी का वो है, कोई जार है, कुछ है, ग्लास है, और आपने हवा से मारी, तो हवा से होते हुए गुजरने के बाद ना यहाँ पे ये हवा ही रेयर है और पानी हवा के मुकाबले डेंसर है। ऐसे आप समझोगे रेयर और डेंसर कैसे होता है। और हमेशा क्या करता है कि जब भी रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी ना रे ऑफ लाइट, हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जैसे आप यहां से देखो, आपने मार्केट से बाहर निकले ना कि अरे भीड़ तो खत्म हो गई, अब मैं आराम से ग्राउंड में भागते हुए निकलूंगा, ऐसे करके खुले मैदान में भागते हुए जाऊंगा मजे से दौड़ते हुए। तो अब आपको वापस रेयर मीडियम मिल गया, तो ये वापस यहाँ से दूर भाग जाता है बाहर के साइड को, अब दीवार को छोड़ेगा, नॉर्मल जो आपकी इसको छोड़ेगा, बाहर भाग जाएगा। ये होती है आपकी रिफ्लेक्शन, कि ऐसा प्रोसेस कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट ट्रेवल करती है
वो कैसे बेंड होती है नॉर्मल की तरफ और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाती है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, अभी यहाँ डेंसर तो वापस ये रेयर में आ रही है ना, यहाँ पे वापस आपका हल्का मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी। ये तो हो गई आपकी रिफ्लेक्शन की बात। अब रिफ्लेक्शन को थोड़ा थ्योरिकली समझते हैं कैसे कैसे होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस बेंडिंग अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट तो ऑब्वियसली चेंज होगी। आप खुले ग्राउंड में भाग रहे हो, भागते भागते बड़ी रफ्तार में निकल लो, जाने के बाद जैसे आप मार्केट में पहुंचे ना, आपके मार्केट में खूब भीड़, अब वहां थोड़ी भगते जाओगे कि भगते जा रहे हो टक्कर मार दी, कोई थप्पड़ी मार दे आपके, अरे यार कैसे देख के चल बेटा, ऐसे नहीं, आराम से होके निकलोगे ना। तो वही वो अपनी स्पीड कर लेता है कम, जैसे मार्केट में एंटर हुआ ना तो स्पीड कम करके निकला, जैसे मार्केट पार हुई फिर भगते हुए सीधा घर। अब रे ऑफ लाइट देखते हैं कैसे ट्रेवल करती है जब डेंसर और रेयर में जाती है। ऑलरेडी समझ तो चुके, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना, बाहर रेयर है अंदर डेंसर है, किसी एंगल से आएगी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे। ऐसे करें किसी एंगल से, यहां से ये करी, यहाँ पे कोलाइड नॉर्मल पे, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, दीवार के सहारे होकर चलने लगेगा, एंगल कम कर लेगा अपना कि मेरे को तो बच के चलना पड़ेगा भाई, यहाँ कुछ इंसिडेंट करा बड़े एंगल से और यहाँ पे कुछ आर से निकला, तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब ये चीज अब यहाँ पे देखते हैं हमारा, जब हमारा डेंसर से रेयर में जाएगा तो यहाँ से कुछ एंगल पे आके यहाँ कोलाइड कर रहा है नॉर्मल पे। अब भीड़ भाड़ से निकलते हुए खुला मैदान मिला, बड़ी तेजी में भागते हुए जाएगा, कहा खुले मैदान में इधर उधर भागेगा दूर दूर होके, तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मुकाबले छोटा हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ आएगा कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है मीडियम चेंज होने के बाद, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कम टुवर्ड्स द नॉर्मल होके गुजरेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉस पढ़े थे, अब हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉस पढ़ लिए, तो रिफ्रैक्शन के क्यों ना पढ़े, ये तो फिर रिफ्रैक्शन का आएगा भाई मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हो यार तुम लोग, तो इसके भी दो लॉस आइए देखते हैं एक बार। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कितना सिंपल हो गया, जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसका जो आपका दूसरा लॉ था वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। और दूसरा लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई है साइन आई, साइन आई, साइन आई क्या होता है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, जो आपकी क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जहां पे आपने साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ये सारे जो आपके एंगल्स होते हैं ना, तो ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है, तो वही थीटा जो है वो आपका यहाँ पे आई है, जिसका पूरा नाम साइन है। ये तो आपको पता हो ना कि आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी है तो साइन को पूरा नाम साइन ही होता है, कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट। वही तरीके से होता है कि जो रेशियो होता है साइन आई का साइन आर के साथ, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसके साथ जो आपका रेशियो होता है ना, ये रहा साइन आई अपॉन में साइन आर, वो हमेशा कांस्टेंट आता है एक फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम के साथ। कोई मीडियम आपने फिक्स कर दिया ना, यहां पे मानो कि आपका आई कुछ था आर कुछ था, ये मीडियम आपने फिक्स कर दिया, रेयर और डेंसर यहां पे आपने मीडियम फिक्स कर दिया, ये आप मीडियम नहीं बदल रहे हो, तो आप अगर इस रे को इधर से ना फेंकते, मानो कि आपका साइन आई और ये आई और आर से कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बना कि साइन आई अपॉन में साइन आर जो है उसकी वैल्यू आई आपकी 4 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई कांस्टेंट, या फिर आप मान लो कि आपका यहाँ पे कोई कांस्टेंट आया के, कोई के कांस्टेंट है आपका, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने के बाद, अगर ये रेज ऐसे ना गुजरने की जगह थोड़ा मुड़ जाती, एंगल बढ़ा लेते हैं इसका, थोड़ा ज्यादा मुड़ गई, ठीक है, और जो ये वाली है ये भी आपकी थोड़ी ज्यादा मुड़ जाएगी, अब दोनों का एंगल तो चेंज हो गया, एंगल चेंज होने के बाद आई बढ़ गया है, आर का भी थोड़ा चेंज आया है, बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करता है किस हिसाब से आ रहा है। वैसे तो मेनली आपका बढ़ेगा इसका भी एंगल, जब साइन का आपका एंगल बढ़ेगा तो इसका भी एंगल बढ़ेगा रिफ्रैक्शन का, वो डिपेंड करता है केसेस पे, ठीक है। अब इसके जो एंगल है वो तो चेंज हो गए, मीडियम चेंज नहीं करा,
एंगल चेंज कर दिए। एंगल चेंज करने के बाद अब जब आप साइन आई और साइन आर निकालोगे ना, कैलकुलेट करो, तब भी वो के ही आएगा। अगर ये मीडियम आपने फिक्स कर रखे हैं, तो अगर रेयरर और डेंसर आप नहीं हिला रहे वहां से और एंगल चेंज कर रहे हो, तो जो रेशियो आपका आता है साइन आई और साइन आर का, वो हमेशा सेम आता है। अगर 10 आ रहा है तो आप 90 100 किसी भी एंगल से फेंको, 100 से तो फेंक नहीं सकते, इसके बाहर थोड़ी जाओगे कि 90 तो इतना ही होता है ना, इसके बाद तो अंदर थोड़ी एंटर करोगे आप। लेकिन हाँ 30 40 55 60 किसी भी एंगल से फेंको, आर जिस एंगल से निकलेगा उनका जो रेशियो होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है। अब इस कांस्टेंट को लेके ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, सबसे ज्यादा डाउट में बच्चा रहता है। जब तक 12th क्लास में साइंस साइड के अंदर जो रे वाला चैप्टर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पढ़ ले, तब तक बच्चे को क्लियर ही नहीं होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या। हमको बुक में भी ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मेंशन कर रखा है ना कि आप भी सोचोगे यार क्या है आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये जो आपका कांस्टेंट आ रहा है ना, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसको आप एन से डिनोट करते हो, स्मॉल एन से। इसी रेशियो को आप स्मॉल एन से डिनोट करके कहते हो, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, हमेशा आपका जो कांस्टेंट होता है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये हमेशा कभी चेंज नहीं हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक ऐसा पेयर होता है दो मीडियम्स का, जो बताता है इसकी वैल्यू का एक नई यूनिट। समझो कि एक नई यूनिट, अब तक आप मीटर किलोमीटर लेंथ जो है आपकी, वेट जो है, ये सब आप पढ़ रहे थे, ये भी एक यूनिट है इस रेशियो की, दो मीडियम्स के बारे में, कि दो मीडियम का जो पेयर आता है ना उनका रेशियो को ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखते हैं। आइए थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और ब्रीफली समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, यहां से कुछ आई पे, यहाँ पे ये इंसिडेंट करी, यहाँ थोड़ा जब मीडियम चेंज हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया, तो कुछ आर से होकर रिफ्लेक्ट बैक करेगी ना, ये आर से होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करने लगी, तब जो आपका एंगल बने, रेशियो बनेगा, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका एन होता है वो आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन आई बाय साइन आर। एक तो आपका ये तरीका है, आपने ये लिखा साइन आई बाय साइन आर होता है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा चीज आप क्या कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। लेट से यहां पे आपका एयर है, यहां पे आपका वाटर है, ठीक है, एयर से वाटर में जा रहा है आपका, तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको आप सी से डिनोट करते हैं, और वाटर की आपने कर दी वी से डिनोट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आपको पता है ना सी की वैल्यू क्या होती है। लाइट की जो स्पीड होती है एयर के अंदर, वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो आपका वी होता है, वी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अगर हमने यहां पे वाटर लेट करा तो हम यहां पे वाटर लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो आया है वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। आप एन को ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के साथ आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एन को भी आप तरीके से लिखते हैं। वैसे तो आप 2 1 करके लिखते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पर यहां पे हमने जब यहाँ पे एयर और वाटर का एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसी हिसाब से इसको लिखते हैं कि एन जो है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, जो आपकी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में जा रही है, जिससे आ नहीं रही है, जिसमें जा रही है वो आप आगे रखोगे, और जिससे होगे आ रही है वो आप पीछे रखोगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपका एन डब्ल्यू ए है ना, इसी को आप ऐसा रेशियो भी कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है अपॉन में एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसके रेशियो को आप कहते हो पूरा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भी इसको जाना जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से भी आप डिनोट करो, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इन और इजी टर्म्स में हम लिखे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब भी कोई थोड़ी डाउट है तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना,
उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होता जाएगा। एनसीईआरटी में डाउट इसलिए रह जाता है बच्चों, क्यों, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं तो बच्चा क्या ही प्रैक्टिस करेगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन इसके लगाओ, इधर उधर से निकाल के, बुक्स से लगाओ, चाहे आप वेबसाइट से निकाल के लगाओ, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वरना समझाने की जो थी वो इतनी ही चीजें थी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेंसेज, जो हमारे रिफ्रैक्शन टॉपिक है वो लेंसेज से ही होता है। लेंसेज अब तो अभी हमने स्लैब पढ़ा, क्योंकि स्लैब पे कोई पॉलिश था नहीं तो आर पार जा रही थी रे ऑफ लाइट। मिरर क्या था कि हमने पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। लेंस में क्या होता है कि वो आर पर चली जाती है। आंखों में जो लेंस पहनते हैं वो वाले लेंस हो गए। आपके जो लैब में रखी है, केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में भी रखी होगी कि आपके कनकेव कन्वेक्स लेंसेज होंगे, आपने क्या शायद देखे हो, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेंसेज होता क्या है? Lenses are the transparent material with curved surface that refract light to form images। ठीक है, इमेज बनाने के लिए यूज करा जाता है, हमको क्लियर दिखाई ना दे, किसी को आंखों की दिक्कत हो जिसको मायोपिया भी कहते हैं, ऐसी दिक्कतों के साथ हम आंखों में लेंस पहनते हैं या फिर गॉगल्स पहनते हैं। वो लेंस भी आपको क्लियर इमेज शो करने के लिए होता है। दो तरीके के आपके लेंसेज होते हैं, एक तो आपका कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। कन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग हो गया, अब यहाँ पे ये बदल चुका है। पहले क्या था, कन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग था और कनकेव मिरर जो है आपका कन्वर्जिंग था, वो मिरर की बात थी। अब लेंस में क्या होता है, ये बदल जाता है कि कन्वेक्स आपका जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है और कनकेव डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं आगे, पूरा स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे अच्छे से। पर अब ये चीज बस यहाँ पे इतनी लिमिटेड नहीं है, होते तो और भी तरीके के लेंसेज है। मेन हमारे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस ही होते हैं, होते और तरीके की भी हैं, वो एक बार देखते हैं कैसे कैसे और एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली जो इनका नाम है ना, कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव, ये नाम ही गलत दे रखे हैं, पर 10th क्लास के हिसाब से ठीक है, इतना नहीं है। इनका एक्चुअली नाम होता है बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव। बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव पढ़ा कैसे? जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कर्व सर्फेसिस से होता है। एक कर्व सर्फेस आपका ये वाला हो गया, एक कर्व सर्फेस आपका ये वाला हो गया, दो कर्व सर्फेसिस हो गए, तो ये हो जाता है आपका कर्व ओ कन्वेक्स ओ कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। अभी आगे पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे। ये हो गया आपका कनकेव। कनकेव में केव, केव से याद रखो कि अंदर की साइड केव सी बनी होगी, अंदर की साइड ऐसे ही मुड़ा हुआ होगा। तो इस तरीके का लेंस आपका हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये अब आपके हो गए, ये बाई कन्वेक्स हो गया, ये आपका बाई कनकेव हो गया। आगे मेंशन हो रखे हैं, आई थिंक नहीं हो रखे। ये तो आपका हो गया बाई कन्वेक्स, ये हो गया आपका बाई कनकेव। एक और तरीके के भी होते हैं, ये तो आपके दोनों मुड़े हुए हिस्से थे। अगर आप इस साइड से मानो कि इधर से आपने प्लेन रख दिया, यहां से प्लेन है एकदम आपका, यहां से प्लेन है, इधर से आपका कन्वेक्स है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स। अगर आपने यहां से कन्वेक्स या कनकेव, इधर से प्लेन ले लिया, इधर से आपने कनकेव का हिस्सा ले लिया, तो ये आपका प्लेनो कनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको फ्लिप कर दो कि कन्वेक्स वाला इधर कर दो, प्लेन वाला उधर कर दो, तो कन्वेक्स ओ प्लेन और यहाँ पे कनकेव ओ प्लेन हो जाएगा जब आप इसको फ्लिप कर देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट नाम आते रहते हैं इसके। मेन आपके कन्वेक्स और कनकेव जो आपको बस कह सकते हो, वैसे तो आपका बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले देखते हैं इसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि कन्वेक्स लेंस या फिर आप कन्वर्जिंग लेंस कैसे होता है कि अ कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है ना, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये हमेशा जो इसका मिडल वाला पार्ट होता है ये थिकर होता है। जो एजेस होती है इनके मुकाबले ये होती है पतली और ये होती है थिक। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे रेस कैसे आती हैं? जैसे कि आपकी ये रेज आ रही है सारी, ऐसे आपकी रेज पैरेलल आ रही है सारी। कन्वेक्स की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स को कन्वर्जिंग ही क्यों कहा जाता है। जैसे ये पैरेलल आती है ना, मिरर में क्या पढ़ा था कि कन्वर्जिंग क्या करता है, कन्वर्ज करता है चीजों को। तो कन्वेक्स भी जब आपका कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज ही करेगा। कन्वर्ज कहां करेगा? पैरेलल आ रही है, कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ये कहीं इनफाइनाइट से पैरेलल आ रही होती है तो हमेशा आपका जो फोकस होता है इधर ही आके आपकी रुकती है हमेशा। फोकस, ये आपकी फोकल लेंथ है, कन्वर्ज सारी होकर आपकी फोकस की जो पॉइंट है आपका फोकस पॉइंट
उधर ही जाके मीट करेंगे, यहाँ पे आपकी इमेज दिखेगी आपको। तो ये तो होगा आपका कन्वेक्स की बात। कनकेव जो आपका डाइवर्जिंग होता है कि ऐसे पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, आई ऐसे डाइवर्ज कर गई, जो आपकी सेंटर ऑफ पोल से निकलेगी, आपका जो प्रिंसिपल पोल होता है उससे एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, यहां से आके इधर को डाइवर्ज करेगी, ऐसे आके इधर को डाइवर्ज करेगी। पर इन डाइवर्ज करने के बाद आगे जाके तो कहीं इमेज बनेगी नहीं ना, सारी डाइवर्ज की कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही। तो क्या होता है कि हम इसको बैक साइड को ऐसे, हमारा माइंड ऐसे ट्रेस करता है कि ये कहीं पीछे जाके फोकस पॉइंट पे जाके बनेगी, ठीक है। अब मेनली देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो हो गया कि आपका इमेज कैसे बनती है, कैसे कन्वर्ज करती है, कैसे डाइवर्ज करती है, उसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें सारे जो प्लेसेस होते हैं, कैसे कैसे प्लेसेस होते हैं, कैसे कैसे आप समझो उसको अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, चाहे आपका कन्वेक्स हो चाहे आपका कनकेव हो, सबके साथ बराबर ही सारी चीजें तो सेम ही रहनी है ना। तो हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिया है। इसके सारे बेसिक टर्म्स को देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले ये सबसे सिंपल, सबसे बेसिक आपको पता ही है कि यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका होता है सेंटर ऑफ पोल, या फिर आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल पोल, या फिर मिरर के टाइम पे आप इसको पोल से डिनोट करते थे, यहां पे आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट होता है, ये तो आपने मिरर में भी पढ़ा था कि आपका फोकस पॉइंट होता है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट होता है। लेकिन यहां पे आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कहते हुए इसको आप यहां पे कहेंगे फोकस पॉइंट 2। ये आपका फोकस 1 हो गया, ये हो गया आपका फोकस 2। फोकस 2 यानी कि दुगनी दूरी इस फोकस से लेके इसकी, जितनी दूरी ये होगी अप्रोक्सीमेटली सेम दूरी ये होगी। ये होगा आपका फोकस 1, ये होगा आपका फोकस 2। जो इस साइड को आपके आते हैं, अब इसमें क्या होता है ना, उसमें हमारा सिर्फ एक कर्व सरफेस था मिरर में, तो एक ही साइड के आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहे थे। अब यहाँ पे दोनों साइड कर्व है, तो दोनों साइड ही फोकस आएंगे आपके। तो अब यहाँ पे F1 और F2 आया है, तो इस साइड आप डिनोट करोगे F1 डैश और F2 डैश से। आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको डिनोट करो, कैसे भी दिखा सकते हो। ये जो आपकी इसकी लेंथ हो गई, जो चीज हमने मिरर में कहा था वही चीज यहाँ पे, इसका नाम अपर्चर हो गया। ये आपका ऑप्टिक सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर आपके पॉइंट्स आ गए। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी बेसिक सी चीजें थी इसके अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आगे साथ में ही लेते हुए चलेंगे। तो ये इतनी टर्म्स थी जो इससे रिलेटेड थी। अब पढ़ते हैं, हमने मिरर के टाइम पे भी कुछ रूल्स पढ़े थे। अब हम रूल्स का कितना फायदा हुआ कि आपको पूरी टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही कनकेव मिरर में ना ही कन्वेक्स मिरर में। हमने सिर्फ उन्हीं 3-4 रूल से गिने चुने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इजीली। वही इसी तरीके से कुछ रूल्स यहाँ पे भी हैं, आइए उन पे नजर मारते हैं। वहां पे क्या था कि रूल्स थोड़े डिफरेंट बन रहे थे कन्वेक्स कनकेव के लिए, यहाँ पे सबके लिए सेम ही चलेंगे। तो सबसे पहला रूल आपका क्या कहता है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी आपकी पैरेलल आएगी तो ये सिमिलर है आपके मिरर से रिलेट करते थे पहले रूल से, कि जब भी आपकी यहां से पैरेलल आएगी रे, तो हमेशा उसमें क्या करता था कि रिफ्लेक्ट कर देता। यहाँ पे अब क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होगा तो यानी कि मीडियम चेंज होगा, यहाँ से मीडियम चेंज होने की वजह से आपसे थोड़ा बेंड करेगा। बेंड करने के बाद होके तो गुजरेगा ये फोकस से ही। तब क्या करता था कि रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस से गुजर रहा था। अब यहाँ पे जब पार जा रहा है गुजरेगा तो तब भी फोकस से ही ना, और चाहे आप यहां से आपने एक रे फेंकी तब भी वो पैरेलल है अगर, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अब इन्होंने यहाँ देखो, हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे इधर के सारे फोकस को F1 F1 रख दिया है, और यहाँ पे सबको F2 F2 कर दिया है। हमने F डैश से करा था, और इसने वही चीज यहाँ शो कर दी कि यहाँ पे जो आपका F2 था ना, वो दुगुना था F1 के मुकाबले, दुगनी दूरी है ना, तो वही F1 और 2 टाइम्स ऑफ F1 रख दिया इसने। तो चाहे आप कैसे भी रिलेट करो, आपकी मर्जी। ये थ्योरी आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया सेम वही चीज यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल इसका अपोजिट कर दो कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट के लिए जो रे आ रही है वो अगर फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे, तो पार करने के बाद सीधा पैरेलल होकर गुजर जाएगी। चाहे आपका कन्वेक्स हो, चाहे आपका यहाँ पे आप कनकेव बना दो। कनकेव में भी अगर फोकस से होकर गुजरने के लिए यहाँ से फोकस से होकर गुजरी ऐसे करके, ठीक है, तो फोकस से होने के बाद तो ये पैरेलल ही निकलेगी। दोनों के लिए सेम ही आता है आपका। तो ये होगा आपका सेकंड रूल। थ्योरी आप पढ़ते हुए चलो, इजी है बहुत ज्यादा, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। वहां पे क्या था
कि अगर जब आपका सेंटर ऑफ पोल से, यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे पोल से जब टकरा रही थी तो ऐसे बाउंस बैक हो जाते सेम एंगल के साथ। यहाँ पे क्या करेगी, जब यहाँ से आके टकराएगी तो यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिश नहीं, डायरेक्ट आर पार निकल जाएगी स्ट्रेट। तो ये हो गया कि जब अपने ऑप्टिकल सेंटर से होके इसके कोई रे गुजरेगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। थ्योरी आप यहाँ रीड कर सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा रूल। अब पढ़ते हैं हमारा रे डायग्राम की तरफ चलते हैं, डायग्राम कैसे फॉर्म होते हैं। अब हमने भी वहां पे क्या करा था, ये सब हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने बिना देखे इसको याद कराया था आपको। वही चीज हम यहाँ करेंगे कि बिना देखे ये चीज आपको यहाँ पे भी याद कराएंगे अच्छे से। सबसे पहले एक बार नजर फिर भी मार लो कि इनफाइनाइट में फोकस ऐसे ऐसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉलिश, रियल इन्वर्टेड हो रहा है, यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट आने वाले हैं आपके। ऐसे जब फोकस पे होगी तो इनफाइनाइट, ये सही सारी चीजें चलेंगी। आइए डायरेक्ट हम रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला रे डायग्राम, जब आपकी सारी रेस इनफाइनाइट से होकर आ रही होंगी, इनफाइनाइट से आने के बाद क्या करेगी, कोलाइड करेंगे सारे फोकस पॉइंट पे। फोकस पॉइंट पे सारे के सारी कोलाइड करेंगे अच्छे से, और आपकी जो इमेज बनेगी, अब आप देख के ही बताओ कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। यहाँ पे देखो छोटी सी इमेज बनी है, तो इमेज की आप पोजीशन कह सकते हो कि फोकस की दूरी पे F2 पे बनेगी आपकी वो पोजीशन ऑफ इमेज डायग्राम बनाने के बाद। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी इनफाइनाइट हो तो साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट साइज हो जाएगा। और बिहाइंड द लेंस कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है ना कि हम रेस जहां एक्चुअली जा रही है, वहां पहले क्या पढ़ते थे मिरर में कि रिफ्लेक्ट बैक हो, कि यहाँ कहीं अगर टकरा रही है ना तो हम कहते थे कि हाँ ये रियल है। यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट का मतलब थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे मिरर में क्या था कि मिरर के फ्रंट में बन रही है ना रिफ्लेक्ट होके, तो वो रियल हो जा रही थी, और पार कर जा रही थी उस साइड हम इमेजिनरी बना रहे थे, वो वर्चुअल हो जाती थी। यहाँ पे अगर पार करके जा रही है, किसका तो काम है ना कि रे को पार करके एक इमेज फॉर्म करना, पार करके अगर जा रही है तो वो हो गई आपकी रियल इमेज। देखो ये पार करके गई ना, यहाँ से पार करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बनाई, तो ये आपकी रियल हो गई। अगर ये पार करके ना जा रही हो, कहीं ऐसे डाइवर्ट कर जा रही हो, जो आपका कनकेव में आप पढ़ोगे तो कन्वेक्स की भी बात चल रही है ना, कनकेव में क्या होता है ना कि डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट करने के बाद तो आपको इमेजिनरी पीछे डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, तो वहां पे आपका वर्चुअल इरेक्ट वाला केस बनता है। तो यहाँ पे ये रियल इमेज बनाएगा और इस साइड बना रहा है, तो वही चीज अब यहाँ पे भी लिखिए कि अगर इनफाइनाइट होगी तो फोकस में बनाएगा, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। बहुत ज्यादा छोटी और रियल ही बना रहा है इमेज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका वो है कि सी से पहले वही सारी चीजें हैं कि सी पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2 टाइम्स ऑफ फोकस कह सकते हो आप, फोकस पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, या फिर फोकस से भी अंदर जाके रख दोगे, तो कैसे कैसे वही सारी चीजें रिपीट होनी है यहाँ पे। जब अपने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2 टाइम्स ऑफ फोकस से पीछे रखोगे, तो आपने एक पैरेलल भेजी, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, तो ये पार करने के बाद ये तो एक फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी ये तो स्ट्रेट निकल जाएगी। यही रूल हमने यहाँ अप्लाई करा है, जो रूल्स हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे जहां कॉन्टेक्ट पे आ रहा है, तो वहां पे जो आपकी इमेज बनेगी, अब आप यहाँ से डायरेक्ट देखो कैसी बन रही है, ये बड़ी है, इसके मुकाबले थोड़ी छोटी बन रही है, तो आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ी स्मॉल साइज बनेगी। पोजीशन क्या होगी कि जब आप बियॉन्ड 2f1 के पीछे रखोगे ना, तो बिटवीन f2 और 2f2 के बिटवीन में बनेगी। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, रियल बनेगी और इन्वर्टेड, इन्वर्ट हो गई ना, देखो पलट गई ना नीचे, तो रियल इन्वर्टेड हो गई। अब देखो हम क्या ये चीज यहाँ भी लिखे, बियॉन्ड जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो बिटवीन f2 और 2f2, वही चीज अभी हमने देखी, और डिमिनाइज्ड बनी, थोड़ी छोटी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, पलट गई थी ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, सारे हम बस स्केल लो, ड्राइंग बनानी चालू करो मजे से, सारे आपको बिना करे याद हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जब आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पे आपका ऑब्जेक्ट हो, या फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तब एक आपने रे पैरेलल भेज दी, एक आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी, तब ये क्या करेगी, पैरेलल वाली तो फोकस होकर गुजरेगी, तो जहां ये आपकी कोलाइड हुई वहां पे आपकी ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब कहां जाके जब आप ये चीज स्केल पेंसिल से पेंसिल लेके करोगे ना, तो उस टाइम आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। बस बात ये रहनी चाहिए कि आपने जो दूरी ये ली है ना, मानो 5 सेंटीमीटर आपने ये बनाया, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यहां से लेके ये आपने 10 सेंटीमीटर बनाया, तो ये ओ से लेके 2f2 भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी जाके एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका देखते नेचर कैसा होगा। जब आपने एट फोकस पे रखा, तब आपका फोकस पे ही बना है, वहां पे क्या था, जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो रिफ्लेक्ट होकर कर्वेचर पे आ रही थी और इन्वर्ट हो जाती। यहाँ पे भी जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फिर 2 टाइम्स ऑफ फोकस पे रखा, तो आपकी इमेज लेंस के बिहाइंड बनी है ना, पीछे बनी है, और बनी पर फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, भले रियल और इन्वर्टेड बनी है, सेम साइज की बनी है। वही चीज अब यहाँ देखते हैं, यही चीज क्या यहाँ मेंशन है कि जो आपने एट 2f2 या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हो रखा, तो आपकी वही सेम अपोजिट साइड उतनी दूरी पे बनेगा, सेम साइज का आएगा, रियल इन्वर्टेड आएगा।
ये चीज देखो, याद नहीं करनी पड़ रही, आपको ऑलरेडी याद हो जा रही है। मैं तो इतना कुछ कर भी नहीं रहा, आप ही इतना ज्यादा शार्प माइंडेड हो ना कि आपको इतने आसानी से याद हो रहा है। अब हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। एक पैरेलल बीम फेंकी, पैरेलल गई है तो वो फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, तो जब जाके वो कोलाइड करेगी तो आपका ऑब्जेक्ट जो बना रहा है वो बहुत ज्यादा आपकी एनलार्ज बना रहा है, बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड बना दे रहा है जो इसका साइज था उसके मुकाबले। और पोजीशन क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 C2 से आप लिख दो कि उसके बियॉन्ड बना रही है, उसके पीछे बना रही है। और रियल इन्वर्टेड है, ये भी एनलार्ज भी है। अब वही चीज यहां देखते हैं कि जब आपने बिटवीन F1 और 2 F2 के रखा तो बियॉन्ड F2 बनाया, एनलार्ज बना दिया, बहुत ज्यादा रियल इन्वर्टेड बना दिया। वाह, बिना देखे आपको ये तो याद होता जा रहा है। अब नेक्स्ट इसकी इमेज पे चलते हैं कि जब आपने लेंस के पे फर्स्ट फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस पे है तो क्या होगा, इनफाइनाइट पे तो जाएगी। अब वो इनफाइनाइट पे जा रही ना, इनफाइनाइट पे जा रही है, इनफाइनाइट पे मतलब बहुत बड़ी बनेगी, बहुत ज्यादा एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी बहुत ज्यादा। फोकस पे इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, इनफाइनाइट लार्ज और हाईली एनलार्ज इमेज बन रही है आपकी, और रियल इन्वर्टेड ही बन रही है। देखो ना कि उसके उस साइड बन रही है, लेंस के उस पार बन रही है तो रियली बनेगी ना, और नीचे की साइड बन रही है तो इन्वर्टेड ही तो हुई। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं लास्ट केस पे, जो आपका एक्सेप्शन केस भी आप कह सकते हैं कि जब आपका फोकस से भी आगे चले जाए, तो आपने एक पैरेलल भेजी तो वो तो फोकस से होकर गुजर गई यहां से, ठीक है। दूसरी आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, अब ये तो ऐसे करके दूर ही जा रही है, ऐसे करके दूर फैलेगी, मिलने की तो कोई इमेज, फिर भी इमेज तो फॉर्म हो रही है ना। तो ये क्या करता है कि एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन यहां ड्रॉ करो, जहां जाके ये कोलाइड हो रही है वहां पे आपकी इमेज फॉर्म करेगा। इमेज फॉर्म कर रहा है तो आप देखो ये बनेगी। अब तक क्या थी, जब उस तरफ बन रही थी रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। अब ये बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल आ गई ना पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से दीवार, तो वर्चुअल बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी और फ्रंट ऑफ द लेंस होगी, लेंस के एकदम सामने ही होगी, और बियॉन्ड 2F2 बनेगी। बस ये प्रॉपर्टी आपने वहां लिख दी। वही चीज यहां देखते हैं कि जब आपने बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के रखा तो सेम साइड बनेगी, इसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है, और बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। इसका एक एग्जांपल, आप घर में चम्मच तो देखा ही होगा, आपने देखा होगा ना चम्मच का जब अंदर का ऐसे अंदर वाला हिस्सा होता है ऐसे, तो उस साइड जैसे आप उस पर देखोगे वो तो आप कनकेव जैसा हिस्सा दिखेगा आपको, और पलटोगे जो आपका बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है उस चम्मच में। ये आपका स्पून है, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं, ड्राइंग पे मत देखो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये अंदर वाला घुसा वाला हिस्सा ये तो आपका कनकेव वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केव दिख रही है आपको। जो आपका ये बाहर का निकला वाला हिस्सा आपका ये कन्वेक्स हो गया। तो इसका जो पिछला हिस्सा आप वहां से देखना कि एकदम जब आप करीब आ जाते हो ना, बहुत ज्यादा चम्मच को एकदम करीब जाओ, यानी कि आप उसके फोकस पॉइंट को पार कर गए हो, तो आपको आपकी इमेज सीधी दिखेगी, बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी। वो रियल लाइफ एग्जांपल है इस केस का। और आप अपने आपसे चम्मच जैसे दूर ले जाते रहोगे ना, उसी हिसाब से आपकी इमेजेस इन्हीं पोजीशन के हिसाब से सेट कर देगी। ये चीज आप देखना, जब आपकी इमेज पलट के एकदम सेम साइज के दिखे ना, तो समझ जाना कि आप चम्मच के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हो, स्फेरिकल शेप के, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हो, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कनकेव लेंस के बारे में। कन्वेक्स हमने कितनी मजे से खत्म कर लिया है, कनकेव लेंस की, कन्वेक्स के बाद अब कनकेव लेंस पढ़ते हैं हम। इसके भी बस दो ही केस बनते हैं, एक इनफाइनाइट पे और एक का एक्सिस पे आ जाता है जब, ठीक है। जब इनफाइनाइट पे आएगा तो ऐसे करके, इसका कनकेव लेंस है तो उसका काम तो है डाइवर्ज करना, तो ऐसे करके तो डाइवर्ज कर रहा है, सेंटर से गई तो सीधी चली गई, जितनी भी रेज इसकी पैरेलल आएगी सारी ऐसे करके डाइवर्ज कर देगा ये। तो फिर क्या कैसे बनेगी, अब तो एक ही चीज बचेगी, या तो ये वर्चुअल इरेक्ट बनाए। वर्चुअल इरेक्ट कैसे बनेगी कि डॉटेड लाइन से देखो, अब ये उधर जाके कहीं कोलाइड हो ले रही, फिर भी इमेज तो दिख रही है, तो इसका मतलब कहीं पीछे से रेज आ रही है, तो हमको ऐसा लगे कि यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन गई। अब देखो कितनी छोटी सी बनी, पॉइंट साइज बनी है, पॉइंट साइज बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है, सेम साइड ऑफ द मिरर बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है। अब वही चीज देखते हैं, क्या ये चीज यहाँ लिखी है कि अगर इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे बनेगी, तो हमको पहले से पता है कि इनफाइनाइट तो फोकस पे बना था और फोकस इनफाइनाइट पे। हाईली डिमिनिश्ड बनी, जी हाँ हाईली डिमिनिश्ड बनी, छोटी सी बनी है। वर्चुअल इरेक्ट बनी, जी हाँ वर्चुअल इरेक्ट बनी, क्यों, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन से बनाना पड़ा, उधर जाके तो कहीं मिल नहीं रही थी ना हमें। अब नेक्स्ट केस, जब आपकी एक्सिस पे आ जाती है, तो एक्सिस पे आने के बाद एक आपने पैरेलल भेजी, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, पैरेलल भेजी वो ऐसे भाग गई बाहर की साइड को, डाइवर्ज हो गई। अब डॉटेड लाइन से जब आप पीछे आओगे तो यहाँ पे कहीं जाके कोलाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, स्मॉल साइज का, सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड,
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, ये तो आप जब ज्योमेट्री के हिसाब से बनाओगे तो आप अपने आप ही आपको वहां से दिख जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों के फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से। अब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो लेंस फॉर्मूला भी तो होगा ना कुछ, कैलकुलेशन सिर्फ मिरर से थोड़ी आएगी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस कि मिरर एक बार को एग्जाम में ना आए, लेंस तो जरूर आता है, छोड़ के मत जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला कैसे है। एकदम सेम, बस क्या करना है आपको कि ये जो आपका साइन होता है पॉजिटिव से आपको नेगेटिव कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। पॉजिटिव से नेगेटिव जैसे आप साइन कर दोगे वो आपका लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको याद कैसे करना है कि अरे यार सर दोनों फॉर्मूला तो सेम सेम हो गए, अब प्लस माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो जाएगी कि मिरर का कौन सा है, लेंस का कौन सा है। तो बस इतना याद करो, लेंस में एल आ रहा है, एल से लेस, एल से होता है लेस, लेस यानी कि कम, कम हो रहा है यानी कि नेगेटिव साइन आएगा तभी तो कम होगा। तो ऐसे आप याद रखो कि लेंस के साथ हमेशा नेगेटिव साइन वाला फॉर्मूला आएगा और पॉजिटिव साइन आपका मिरर के साथ आएगा, ऐसे आप इजीली याद रखो। अब इसमें आपको ये तो पता है कि ये आपका होता है फोकस, v होता है आपकी इमेज की दूरी, u होती है आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी, बस वही चीज यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो नंबर पाओ। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, वहां पे हमने मैग्निफिकेशन थोड़ी पढ़ी थी। मैग्निफिकेशन क्या करता है कि दिखाते कि उसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा, वही चीज यहाँ पे पावर ऑफ लेंस कहलाती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ मीटर के अंदर होगी। जब भी आप फोकल लेंथ को मीटर में लोगे तब आप उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हमेशा आपको पावर देगा। मानो किसी की फोकल लेंथ है आपकी 10 मीटर ले लो, तो आपकी फोकल लेंथ, कोई बड़ा सा लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 मीटर, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी 1/10, मीटर में लेना है 1/10 0.1, तब आपकी 0.1 उसकी पावर आ जाएगी। अब जैसी, अब ये तो फोकल लेंथ तो आपने देख लिया मीटर में आपने रखा है, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट लेंसेज के केस में जो आपकी लेंस की पावर होती है ना, कि आप देखते हो कि हाँ +3 है आपके चश्मे का लेंस या फिर -2 है, ऐसे चलते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी पावर जो होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। ये चीज आपको पता नहीं होगी ना, आप बस ऐसे प्लस माइनस करके नंबर करते थे, पर जब भी आप ऐसे इनवर्स करते हो ना फोकल लेंथ का, मीटर इनवर्स जाएगी, जो आपकी मीटर इनवर्स होती है ना, देखो ना 1/f है, तो यानी कि 1/में मीटर की यूनिट है, तो वो मीटर इनवर्स की आएगी, तो ये मीटर इनवर्स है, वही आपकी डायोप्टर होती है। डायोप्टर कैपिटल डी से डिनोट करा जाता है। पावर की यूनिट आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में कि पावर ऑफ लेंस में जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, आप कहोगे डायोप्टर होती है, जिसको आप मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि आपका केस बेस्ड बनता है एग्जाम में, और मेरे से गारंटीड लिखवा कर ले लो, अगर मेरी बात ये वाली झूठ हो जाए तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ये जो आपका चैप्टर है इससे एक केस स्टडी जरूर आएगी, केस स्टडी तो आएगी आएगी, एक न्यूमेरिकल भी जरूर आएगा। इतना ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ना ये, न्यूमेरिकल भी दे रहा है आपको, केस स्टडी भी दे रहा है, हो सकता है एमसीक्यू में भी भर के दे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, कुछ भी हो जाए, कोई चैप्टर करो ना करो, कोई चैप्टर छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको हम बता ही देते हैं, तो ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है, यूजेस ऑफ लेंसेज और मिरर्स। यूजेस कहां कहां होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आपका कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर का कहां यूज होता है? हेडलैम्प्स, जो आपने देखा है कि कोयले की खान या फिर कहीं खानों में ऐसे होते हैं ना गुफाएं जहां पे खुदाई का काम चलता है, तो वहां पे लेबर्स जो होते हैं उनके हेलमेट में लैंप लगी थे, उन हेडलैम्प्स में कनकेव मिरर का यूज होता है। बाय डेंटिस्ट, बाय इन अ शोइंग मिरर। अब कनकेव मिरर का काम क्या होता है? कन्वर्ज करना, चीज को कन्वर्ज करके दिखा देना, पूरा फोकस करके। अब डेंटिस्ट क्या करता है कि दांतों में देख रहा है, तो उसको दांतों का कोई एक पॉइंट देखना है ना, जहां पे दिक्कत है, कोई छोटा सा पॉइंट देख रहा है, कन्वर्ट करके सारी रेज उधर ही दिखे, इसलिए डेंटिस्ट में या फिर हेडलैम्प्स में यूज करा जाता है। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग का काम करता है, तो एज अ रियर व्यू मिरर होता है, जो आपका गाड़ी का साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसमें यूज होता है। और चोरों को पकड़ने के लिए जो आपकी दुकान होती है, ज्यादातर ज्वेलरी की दुकान पे गेटों पे लगे होते हैं ना, गेटों के हैंडल भी दिखे होते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिश होते हैं, वो मिरर टाइप से इसलिए बनाते हैं, कन्वेक्स शेप में बनाते हैं, देखोगे वो स्पेरिकल शेप में होते हैं, थोड़ा गोल गोल, एकदम स्ट्रेट नहीं होते, तो ताकि चोर आराम से पकड़े जाए। और ट्रैफिक जंक्शंस पे भी इसका यूज करा जाता है, रोड्स के। कनकेव लेंसेज का यूज कहाँ होता है? टेलीस्कोप में, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, दूर की चीजों को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा छोटी सी चीज है, उसको बड़ा करके देखने के लिए आपने कनकेव लेंस का यूज करा है। या फिर आपको बहुत दूर कोई स्टार है, मून है, उसको देखने के लिए आप कनकेव लेंस का यूज करते हो टेलीस्कोप में या फिर कैमरे में। कन्वेक्स लेंस, मायोपिया, जो आपके आई का डिफेक्ट होता है,
आंखों की दिक्कत होती है ना, एक दिक्कत होती है जिसको मायोपिया, जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये अभी आप नाम जान लो, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स लेंस मायोपिया की प्रॉब्लम में पहनी जाती है, या फिर माइल्ड एंगल ऑफ स्पाई होल्स इंडोर्स, जो आपने देखा है ना कि कार्टून जैसे आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, कार्टूनों में जो घर होते हैं, घर के गेट पे एक छोटा सा होल होता है जहां पर लेंस लगा होता है देखने के लिए कि बाहर कौन खड़ा है, गेट बजा आप पहले देखोगे बाहर कौन है, जैसे देखोगे वही जो आपके स्पाई होल्स होते हैं ना डोर्स के अंदर, वही वहां पे आपके कन्वेक्स लेंस यूज करे जाते हैं। तो ऐसा प्यारा सा चैप्टर आपका था, मजेदार सा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारा टॉपिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेके एकदम अच्छे से लेके हम चले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करा दिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगे। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आई वाला चैप्टर है, कलरफुल वर्ल्ड वाला, बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, उसको करेंगे। इसमें कुछ डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और अपना प्यार तो जरूर दिखाएं, शेयर करना ना भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।